एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स भाई साहब, एक ऐसा चैप्टर जो कि है तो एक लंबा चैप्टर लेकिन फिर भी एक इजी चैप्टर है। लेकिन फिर भी बच्चे यार इससे पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। तो आज मैं आप लोग की भारी डिमांड के ऊपर एक बेहतरीन लेक्चर बना करके लाया हूं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पर। शुरू करते हैं भाई हम लोग एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाला हूं मैं इस चैप्टर के अंदर। सारी की सारी चीजें कवर होंगी, क्रिस्प फॉर्म में कवर होंगी। इस चैप्टर को जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वैसा पूरे YouTube पर आपको कोई और पढ़ाता नहीं मिलेगा, वो भी इतने टाइम में जितने टाइम में आप इस वीडियो को देख रहे हो। इस ड्यूरेशन के अंदर इससे बेहतरीन टाइप से कोई इस चैप्टर को नहीं पढ़ा पाएगा भाई, ये बात मैं गारंटी से बोल रहा हूं। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का ये चैप्टर जिसमें सारे के सारे PYQs इंक्लूड होंगे, सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी, सारे रिएक्शंस कवर्ड होंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैं लेकर के आया हूं इस आने वाले 1.5 घंटा पौने 2 घंटा जितना भी ये लेक्चर जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर लंबा है पर चैप्टर इजी है। तो डरना नहीं इस चैप्टर से, ठीक है ना। मेरी बातों को फॉलो करना, मेरी बातों को मानना, गाइडेंस को पूरी तरीके से फॉलो करोगे तो भाई आपको केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फिजिक्स बेहतरीन हो गई है वैसे ही केमिस्ट्री भी बढ़िया हो जाएगी, बायो भी बढ़िया हो जाएगी, सारी चीजें बढ़िया चलेंगी। क्लास 10th बोर्ड के आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही मैं हर लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की ये जर्नी। देखो सबसे पहले शुरुआत होती है एसिड की डेफिनेशन से। एसिड कहते किसको हैं? एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। प्रोटॉन का मतलब H+ डोनेट करता है। पर यह बात पक्की है कि वो जब H+ देगा ना वो पानी में देगा। इस बात को याद रखना। ऐसे हवा में H+ नहीं छोड़ देता एसिड कि भाई HCl गैस है तो HCl मान लो गैस है तो उसने H+ को ऐसी हवा में छोड़ दिया, नहीं। एक्वस स्टेट होनी जरूरी है एसिड को एसिड बनने के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही बेस के साथ भी है। बेस को भी अगर बेस बनना है तो एक्वस फॉर्म में वो अपना OH- आयन छोड़ता है। यहां पर देखो लिखा हुआ है अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस OH- आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जितनी बातें अंडरलाइन कर रहा हूं इससे फालतू कुछ भी और आपको करने की जरूरत नहीं है भाई। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं अंडरलाइन भी करता जाऊंगा नोट्स में से, और नोट्स तो आपको बाद में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। और अदरवाइज PW ऐप के थ्रू भी एक लिंक जनरेट होता है, वहां पर भी आपको नोट्स PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे जिन बच्चों ने PW ऐप डाल रखी है, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे सैंपल पेपर का लिंक भी है, अगर आप चाहें तो सैंपल पेपर भी हम लोगों का परचेस कर सकते हो, जिसको हम लोगों ने खुद ही क्यूरेट करा है। सारे सवाल हमने खुद ही देखे हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपने अभी तक कोई भी सैंपल पेपर नहीं लिया है तो इस नीचे लगे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप चाहें तो सैंपल पेपर भी परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं बता रहा था आपको कि एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो OH- दे, ठीक है ना। H+ एक्वस स्टेट में ही देगा, है ना। ओनली पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखोगे बात, ठीक है, पक्का। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखो एसिड असल में खट्टा टेस्ट करेगा, सार इन टेस्ट होता है। अगर आप एसिड को टेस्ट करोगे, जुबान पर रखोगे तो आपको खट्टा खट्टा फील होगा। जैसे नींबू का रस होता है, संतरा भी कभी खट्टा फील होता है, मौसम्बी भी खट्टा फील होती है, आंवला खट्टा फील होता है, सब में एसिड है। सब में एसिडिक क्वांटिटी थोड़ी ना थोड़ी जरूर है, ठीक है ना। बेस की बात करते हैं। बेस आपको कड़वा टेस्ट करेगा, यह बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है ना। कभी साबुन मुंह में गया हो, कभी शैंपू चलता हुआ मुंह में घुस जाता है, ठीक है ना, तो कड़वा कड़वा लगता है ना, फिर थूक देते हैं उसको, ठीक है ना। जो कड़वा फील हो रहा है आपको वो शैंपू साबुन के अंदर जो होता है वो बेसिक कंटेंट होता है, उसका बेस होता है उसके अंदर, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। आगे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लिटमस टेस्ट। वैसे आज हम देख लेंगे, काफी सारे टेस्ट हम आज देखने वाले। लिटमस ब्लू कलर की स्ट्रिप अगर आप एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर रेड लिटमस आपने बेस में डाला तो वो ब्लू हो जाएगा, यानी उल्टा काम है। 2 तरह के लिटमस आते हैं मार्केट में। एक आता है लिटमस सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का होता है, और एक आती है लिटमस स्ट्रिप, कागज होता है पतला सा, वो दोनों रंगों में आता है। वो ब्लू में भी आता है, वो रेड में भी आता है। लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। लाइकन नाम का प्लांट है, उससे ऑब्टेन करते हैं लिटमस को। खैर उतना अपन को जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि ब्लू कलर का लिटमस अगर एसिड में डलेगा तो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस अगर बेस में डलेगा तो ब्लू हो जाएगा। ये टेस्ट भी होता है, फिजिकल टेस्ट है ये एसिड और बेस का, ठीक है ना। तो टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि अगर आप इसको टच करोगे ये सोपी होता है, टच में फिसलन फिसलन सी फील होगी, है ना। शैंपू को अगर आप उंगलियों में लो तो आपको फिसलन फिसलन सी फील होती है, सोपी फील होता है। साबुन का भी अगर आपके उंगलियों में लग जाएगा तो वो भी सोपी टच फील होता है। तो बेस की ये प्रॉपर्टी है कि सोपी सोपी होते हैं,
फीलर में। फील अगर आप इनकी लोगे तो ये सोपी सोपी आपको मिलेगी। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं। सिमिलरली बेस के भी कुछ एग्जांपल, उनके भी नाम। ठीक है, HCl बड़ा ही मशहूर एसिड है, पेट के अंदर जो होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, ये बैटरी एसिड भी होता है। जो बैटरी होती है गाड़ियों में, जो बैटरी घर में भी होती है इवन, ठीक है ना, तो बैटरी एसिड के फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूटेड वर्जन यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आती है HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं डायनामाइट बनाने में। डायनामाइट देखा है ना, जिससे लगा के सुरंगें फोड़ी जाती है, भूम करके फोड़ देते हैं सुरंग, वो नाइट्रिक एसिड की हेल्प से बनता है। ट्राइनाइट्रोटोलीन बोलते हैं उसको। आएगा 11th 12th में जाकर के आएगा, बेंजीन रिंग की बात होगी, उसके फिर डेरिवेटिव निकल करके आएंगे, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 नाइट्रो लगे होते हैं, वो HNO3 के साथ रिएक्शन के बाद ही बनती है ट्राइनाइट्रोटोलीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर आते हैं CH3COOH पर, जो कि एसिटिक एसिड कहलाता है, जिसका टेक्निकल नेम इथेनोइक एसिड भी है। इथ मतलब 2 कार्बन, देखो 2 कार्बन दिखेंगे आपको यहां पे। ओइक एसिड है यानी COOH भी है, तो इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं प्यार से। और इसका केमिकल नेम, एक्चुअल केमिकल टेक्निकल नेम जो है वो क्या है, IUPAC बोलते हैं जिसको, वो है इथेनोइक एसिड। सही है ना, विनेगर के अंदर यूज होता है। 5% इथेनोइक एसिड, 95% पानी मिला करके सिरका बनता है, विनेगर, जिसको चाउमीन पर डाल के खाते हो ना भाई मजे से, वो यही है विनेगर। खट्टा खट्टा होता है वो भी, है ना। अच्छा, बेसिस पर आते हैं। बेसिस में भाई 2 सबसे तगड़े बेस हैं, सबसे तगड़े, NaOH KOH। कोई आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग बेस, आपके मन में एक ही चीज चलनी चाहिए, NaOH KOH। बाकी सारे बेस अरे जी वीक है, क्योंकि कंपैरिजन में बात होती है ना, स्ट्रॉन्गर वीकर किससे बात होती है, कंपैरिजन में बात होती है। तो स्ट्रॉन्गों में भी स्ट्रॉन्ग, बापों के भी बाप, ये दोनों है, NaOH KOH। बाकी सारे वीकर साइड पे ही कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। 10 pH 11 pH ये वीकर साइड पे देखने को ही मिलता है, उससे पहले पहले आ जाओ सब वीक ही वीक है। ठीक है ना। NaOH जैसा कि नाम में लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं इसको। देखो सोडा वर्ड कहीं भी मिलेगा ना आपको, वो सोडियम से डिराइव्ड होगा। हाँ ये सच बात है, कहीं भी सोडा वर्ड मिले आपको, बैटरी एसिड सोडा, ठीक है ना, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा होता है, या सोडा सोडा वर्ड आपको जहां भी कहीं मिले, वो सोडियम है वहां पर कहीं ना कहीं। इतना आप समझ लेना, जहां सोडा वर्ड आपको मिले। ठीक है, तो यहां पर क्या है, NaOH है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड। देखो OH आता है हाइड्रोक्साइड के लिए, ये देखो OH, ये देखो OH, ये देखो OH, ये सारे क्या है, हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 होता है अमोनियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर CaOMgO क्यों लिखा हुआ है भाई? यहां पर CaOMgO क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भाई ये असल में बेसिक ऑक्साइड्स हैं। बेसिक ऑक्साइड्स, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड मिलेंगे ना आपको, वो सबके सब बेस मिलेंगे। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना, एक ऑब्जर्वेशन, प्यारी ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना। आप कभी भी एसिड्स को देखोगे ना, उनमें नॉन मेटल्स की प्रधानता मिलेगी आपको। नॉन मेटल्स आपको मेनली मिलते हैं, नॉन मेटल्स के का ही समझ लो विकसित रूप एसिड है। मेटल्स का विकसित रूप बेस है, यानी बेस में आपको मेटल्स ज्यादा मिलते हैं देखने को। ये देख लो आपके सामने, Na क्या है, मेटल है। K क्या है, मेटल है। अमोनियम मेटल नहीं है लेकिन कैटायन है, अमोनियम कैटायन होता है। Mg क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या है, मेटल है। यहां देख लो नॉन मेटल दिखाता हूं आपको, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है। तो यहां पर आपको चीजें नॉन मेटल वाली मिलेंगी जो एसिड बनती है। और मेटल भाई साहब जितने भी होते हैं वो सब बड़े होके क्या बनेंगे, बेस बनेंगे। मेरे हिसाब से दोनों की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो OH- देंगे एक्वस सॉल्यूशन में ही। अगर पानी ना हुआ तो एसिड एसिड नहीं और बेस बेस नहीं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। एक डेफिनेशन और भी चलती है बेस को लेकर के, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं इसको। बेस को लेकर एक और डेफिनेशन चलती है, वो जो H+ ले, दे नहीं ले, जो दे रहा है वो तो एसिड है, जो ले रहा है वो बेस है। एक डेफिनेशन ये भी चलती है बेस को लेकर के, ठीक है ना। तो उसमें एक ही एग्जांपल मिलता है अमोनिया देखने को, आपके सिलेबस में और कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। तो एक बेस ऐसा अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया, ये भी H+ ले सकता है। इसमें H+ डालोगे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 डेफिनेशन मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गई होगी। एक जो OH- दे दे, दूसरा जो H+ ले ले, ये H+ ले लेता है इसलिए ये भी बेस है।
इसको भी बेस कहते हैं, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल आपके सामने लिख दिया, कॉपी में नोट होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं, आओ जी इंडिकेटर्स पर चलते हैं। अब ये इंडिकेटर्स क्या होता है बेटा? इंडिकेटर वो जो एसिड को एसिड पहचाने और बेस को बेस पहचाने। उल्टा नहीं करे, जो एसिड को बेस बोल दे बेस को एसिड बोल दे, ना 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 ना, जो एसिड को एसिड ही बोले और बेस को बेस ही बोले उसका नाम क्या? इंडिकेटर। देखो लिखा हुआ है टेल्स वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस, उसका नाम है इंडिकेटर। जो इंडिकेट कर दे, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेट कर देना, बता देना कि फलानी चीज एसिड है या बेस है, सही है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है लिटमस। मैंने आपको कहा था लिटमस दो प्रकार का, सॉल्यूशन जो पर्पल कलर का होता है, अगर एसिड में जाएगा तो रेड बन जाएगा, बेस में जाएगा तो ब्लू बन जाएगा, सिंपल। अगर लिटमस पेपर के फॉर्म में है तो बेस के अंदर जाके ब्लू बन जाता है, एसिड के अंदर जाके रेड बन जाता है ना। मतलब रेड बन जाएगा ब्लू, बेस के अंदर बता रहा हूं रेड लिटमस बन जाएगा ब्लू, और ब्लू लिटमस एसिड में जाके बन जाएगा रेड। ऐसे करके भी याद रख सकते हो आप। अगर सॉल्यूशन याद रखा हुआ तो सॉल्यूशन के लिए भी ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है ना। पेपर के लिए यहां मैंने एरो बनाई दी है, क्लियर। टर्मरिक हल्दी, बात सुनो जल्दी, येलो कलर की होती है लेकिन बेस में डालने पर वो रेड हो जाती है। हाँ, अगर कभी हल्दी के दाग लगे होते हैं ना, और अगर मम्मी कभी साबुन से धो रही हो उसको, अब तो आजकल तो मशीनें आ गई, मशीनों में डलता तो कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन पहले हाथ से रगड़ के जब कपड़े धोए जाते थे ना, तो साबुन में होता था बेस और हल्दी का कलर होता है येलो। तो जब दोनों रिएक्ट करते थे ना तो लाल हो जाती थी हल्दी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद और उसको एजिटेट करो, धो दो, तो वो लाल रंग भी निकल जाता था। ठीक है ना। तो उस टाइम पर वो इंडिकेटर का काम कर रहा होता था जो साबुन था। साबुन में बेस है और हल्दी का दाग लगा हुआ है तो वो लाल रंग का दाग हो जाता था। तो टर्मरिक बेस में रेड कलर दिखाता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, येलो का येलो ही दिखाता रहेगा, येलो का येलो ही दिखाता रहेगा। फिर आते हैं फिनोफ्थिलिन पर। फिनोफ्थिलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इन दोनों को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल है। इसके अलावा चाइना रोज, क्लोव ऑयल, ये सब भी बताए जाते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। मतलब एनसीईआरटी की एक्टिविटी में मिलते हैं लेकिन सवाल सवाल पूछा जाता नहीं। लेकिन हाँ, एक जगह पर आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कहां पर आएगा। अदरवाइज ये दोनों नेचुरल में मेन माने जाते हैं, ये दोनों सिंथेटिक में माने जाते हैं। ये दोनों सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जो लैब में बनते हैं, जो नेचुरली नहीं मिलते अपने को, ये लैब में बनाने पड़ते हैं, तो इनको लैब में बनाया जाता है फिनोफ्थिलिन को, ठीक है ना। फिनोफ्थिलिन असल में कलरलेस लिक्विड है, जैसा पानी होता ना वैसी ही होती है फिनोफ्थिलिन, ठीक है। लेकिन अगर आपने फिनोफ्थिलिन को बेस में डाला तो वो पिंक कलर दिखाने लगती है, वो भी डार्क पिंक, एकदम चटकीला पिंक जो होता है ना वैसा कलर दिखाने लगती है, किसमें? बेस में जाकर के। लेकिन एसिड में कलरलेस ही रहती है, यानी जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं दिखाएगी एसिड में, याद रखना। बेस में पिंक हो जाती है, ठीक है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज बोल देते हैं कुछ कुछ इलाकों में इसको, लेकिन वो अपनी अपनी यूके यूएस वाली प्रोनाउंसिएशन है, अपन मिथाइली बोलते हैं इसको इंडिया में, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चल रहा है ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर का होगा, नारंगी रंग का होगा। अब ऑरेंज कलर का अगर है तो ऑरेंज कलर किन दो रंगों से मिलकर बनता है जरा बताओ? अरे बेसिक नॉलेज है यार। जो नारंगी कलर है, ऑरेंज कलर है, वो लाल और येलो से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो याद रखना, एसिड में लाल दिखाएगा, बेस में येलो दिखाएगा, खत्म। एसिड में लाल, बेस में येलो, बहुत इजी। तो ये इंडिकेटर्स थे जो कि मोटे मोटे इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी जानकारी, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन के लिए ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आओ सवाल देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था बीच बीच में सवाल पीवाईक्यूज खूब सारे लाया हूं, यही मेरा स्टाइल है, यही मेरा स्टाइल रहेगा, ठीक है। बच्चे पसंद भी कर रहे हैं इस चीज को, तो भाई क्या दिक्कत है, और बच्चों के भले की चीज है, मेन बात ये है। हम तो ये सोचते हैं कि बच्चे का भला कैसे होगा, तो एक टॉपिक पढ़ा, उस पर सवाल पीवाईक्यू कर लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। बात सारी ये है, इसलिए मैं लाता हूं बीच बीच में। आइए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड या कंपाउंड्स विल टर्न द फिनोफ्थिलिन सॉल्यूशन पिंक? पिंक कौन कर देगा? अरे कोई ना कोई बेस ही होगा, हाँ या ना बोलो भाई। पिंक कौन करता है? कोई ना कोई बेस ही होगा। इनमें से बेस कौन है? नहीं, ये एसिड है। ये कौन है? हाँ यही बेस है, यही बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी बेस है बेटा, NaOH भी। दोनों कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ये भी बेस है ना, OH आया हुआ देखो, ये भी OH आया हुआ देखो, है ना। वो एसिड है, वो भी एसिड है। तो बात समझ में आ गई? बी और डी इसका आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 24, 23, 22, 21, भाई साहब भर भर के सवाल आया हुआ इंडिकेटर पर, तो मिस नहीं कर सकते आप इस टॉपिक का। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ए सॉल्यूशन नाम की कोई चीज है, उसमें फिनोफ्थिलिन डाला, वो पिंक बन गई, वो कौन थी फिर? सोचो सोचो, ये तो आगे मत देखो, अभी इतना ही सोचो। एक सॉल्यूशन जिसमें फिनोफ्थिलिन डाली वो पिंक बन गई, क्या वो बेस नहीं है? क्या ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, वो तो बेस ही है,
ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो यार बेस ही इंडिकेट होता दिख रहा है मुझे। बाकी आगे देखते हैं, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अभी तक हमने, आगे देखते हैं। कह रहा बी सॉल्यूशन डाला तो पिंक कलर हट गया। कौन है ये, कौन है ये, कैसे हट गया? एक बी सॉल्यूशन डाला, ए सॉल्यूशन में बी डाला तो पिंक कलर क्या है जी, हट गया। हट गया तो पक्की बात है अब बेस का असर खत्म। भाई बेस की वजह से पिंक कलर था, बात को समझना, बेस था तो पिंक कलर था। कुछ ऐसा डाला जिसने बेस को मार डाला। बेटा बेस को मारने वाला एसिड होता है, बेस को मारने वाला एसिड होता है। यानी ये जो बी सॉल्यूशन है ये कैसा है बेटा, ये एसिडिक होगा पक्का। इसने न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, है ना, कॉमन सेंस है, न्यूट्रलाइज कर दिया होगा तभी तो पिंक कलर डिसअपियर हो गया। कह रहा है ड्रॉप्स ऑफ ए डाली, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ ए, ड्रॉप्स ऑफ ए कौन है, बेस है। कह रहा फिर से बेस डाला, कह रहा फिर पिंक हो गया। क्या कर रहे हो ये, पिंक से कलरलेस, कलरलेस से फिर पिंक कर दिया, मतलब बेसिक से कर दिया होगा इसको न्यूट्रल या फिर एसिडिक कर दिया होगा, ज्यादा एसिड डाल दिया होगा, ठीक है ना। और फिर से क्या हो गया, ये पिंक हो गया। एक बार देख लेते हैं क्या चीज यहां पर बनती है। यस, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन यहां पर बेस्ट है। बेसिक था तो पिंक कलर आ रहा था, जैसे ही एसिडिक क्वांटिटी बढ़ती गई, बेस खत्म होती चली गई, तो ये पिंक कलर जो है वो डिसअपियर होना चालू हो गया। फिर और ड्रॉप्स आपने बेस की डाल दी, फिर से बेसिक हो गया। ठीक है, मुश्किल नहीं है, सोच समझ करके काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं। देखो नेचुरल पढ़े, सिंथेटिक पढ़े, अब बारी है ऑल फैक्ट्री की। ऑल फैक्ट्री होता है जो नाक से सूंघ के पता करे जाते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहां होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहां होते हैं, हमारी नाक में। गस्टेटरी कहां होते हैं, टंग पे। टंग पे गस्टेटरी, नाक पे ऑल फैक्ट्री, सही ना। टंग पे वैसे थोड़े से ऑल फैक्ट्री भी होते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बायो में ना जाकर के टॉपिक पे चलते हैं। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है सूंघ के पता करना। इसमें 3 इंडिकेटर बताए गए हैं, क्लोव भी यहां पर ही लिखा गया है, ठीक है। एक है अनियन, एक है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस कहां डलती है भाई, जब केक वेक बनाते हैं, पेस्ट्री वेस्ट्री बनाते हैं, तो वनीला के पौधे से एक्सट्रैक्ट किया हुआ हम एसेंस उसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना। तो वही यूज कर रहे हैं यहां पर एज एन ऑल फैक्ट्री, ठीक है ना। और क्लोव ऑयल भी है। अब तीनों का एक सा ही काम है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर आपने प्याज को एसिड में डाल दिया तो प्याज में से जो स्मेल आ रही है वो आती रहेगी, लेकिन अगर आपने उठा के बेस में डाल दिया, स्मेल आनी बंद हो जाएगी। स्मेल डिसअपियर्स, डिसअपियर्स नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे, ओडोरलेस हो जाता है। वर्ड यूज करते हैं ओडोरलेस। ओडोर जो आ रहा है, ओडोर समझते हो ना, जो खुशबू आ रही है या जो स्मेल आ रही है, वो स्मेल आनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सेम कहानी वनीला एसेंस के साथ भी है। वनीला एसेंस को आपने एसिड में डाला, खुशबू आती रहेगी वनीला की, आपने बेस में डाला, खुशबू गायब। सेम कहानी क्लोव ऑयल की है, लौंग का तेल। क्लोव क्या होती है बेटा, लौंग होती है, फोटो बनी हुई है, उसका तेल। अगर आपने यूज किया एसिड में, स्मेल आती रहेगी, बेस में डाला, गायब। यहां लिखा हुआ है देखो, रिटेन्स स्मेल इन एसिड, लूजेस स्मेल इन बेस, यानी ये हो जाएगी ओडोरलेस। ओडोरलेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओडोरलेस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ लो एक बार, 23 में आया हुआ सवाल है। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ जी, हाँ जी, क्लोव ऑयल वनीला, क्लोव ऑयल लिटमस, अनियन टर्मरिक, वनीला। अरे भैया क्लोव ऑयल और वनीला, डन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, एक ऐसा बच्चा जो दृष्टि बाधित है, आंखों से ठीक से देख नहीं पा रहा, हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन। अब आंखों से दिख नहीं रहा तो फिर नेचुरल सिंथेटिक वालों को साइड करो, ऑल फैक्ट्री ही काम में आएंगे। नाक उसकी ठीक चल रही है, आंखें नहीं ठीक चल रही, नाक तो ठीक चल रही है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। कह रहा था एसिड बेस इंडिकेटर प्रेफर्ड बाय हिम विल बी, हाँ जी, कौन से ब्लू, रेड कैपेज, हिबिस्का, ना जी ना, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, मैंने आपसे कहा था ना, क्लोव ऑयल पर जो सवाल आए हैं वो सवाल में डेफिनेटली आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टॉपिक भी करवाया, सवाल भी करवाया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, 20 में आया हुआ सवाल है ये। आइए अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं एसिड की, ठीक है। देखो पहली चीज है कि एसिड को पानी में डाला तो क्या होगा। मैंने आपसे कहा था एसिड एसिड ही तभी है जब वो एक्वस स्टेट में है। कि ड्राई एसिड अगर कोई चीज है, इमेजिन करो कोई ड्राई एसिड है, सूखा एसिड है, तो सूखा एसिड किसी काम का नहीं है। सूखा एसिड मतलब बेअसर, गीला एसिड मतलब असरदार। सूखा बेस इज नॉट अ बेस, गीला बेस इज असरदार। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो। कह रहा है एसिड प्रोड्यूस करता है H+ आयंस इन वाटर। अरे भैया H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तभी ना खुद को एसिड कहलाएगा वो, तभी ना वो खुद को एसिड बोलेगा, जब वो H+ प्रोड्यूस करेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये ऐसा करता है। देखो देखो किस तरीके से, ये कोई रिएक्शन नहीं है, इसको रिएक्शन मत समझना।
सिंपली क्या हो रहा है कि पानी में गया और टूट गया, डिसोसिएट हो गया। ध्यान से समझो, HCl है, दो आयन से मिलकर बना हुआ बेटा, कौन कौन से, H प्लस और Cl माइनस, है ना, H प्लस और Cl माइनस। पानी में गया H प्लस अलग, Cl माइनस अलग, और ये H प्लस जो है वो किस में है, एक्वस में है, तो एसिडिक कैरेक्टर ये दिखाएगा, ये करेगा लिटमस के साथ हो हल्ला जो करना है ना, जो मारपीट करनी है लिटमस के साथ वो ये करेगा, समझेगा। सिमिलरली H2SO4 दो आयन से मिलकर बना है, एक H प्लस एक सल्फेट आयन, सल्फेट आयन देखो अलग हो गया, SO4 2 माइनस सल्फेट होता ना, ये अलग हो गया, और 2 ऑफ H प्लस आयंस जो है वो अब एक्वस फॉर्म में घुल गए हैं, तो अपना एसिडिक रंग दिखाएंगे, अपना एसिडिक जलवा जो है वो बिखेरेंगे, समझ गए ना। तो एसिड तभी एसिड है जब वो पानी में जाए, H प्लस को छोड़े, H प्लस को छोड़ना बहुत जरूरी है। अब आगे सुनो, जब ये यहां पर आ जाओ, लिखा हुआ है ड्राई स्टेट में क्या होता है, जब सूखा सूखा है, मैंने बोला था ना सूखा एसिड, इमेजिन सूखा एसिड, तो एक सूखा एसिड इमेजिन कर लो। ड्राई HCl गैस है, HCl गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, फ्यूम्स के फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में होता है, कोई जरूरी नहीं कि पानी ही होगा एसिड, HCl गैशियस फॉर्म में भी होती है। तो ये क्या है, ड्राई HCl गैस है, कोई H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी क्योंकि ड्राई है, सूखी है, गीली होनी जरूरी है। गीलापन इसको कहीं से भी लाके दे दो, फिर देखो ये कैसे नहीं लिटमस का रंग चेंज कर दी, ब्लू से कैसे नहीं लाल करती, मैं भी देखता हूं, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ड्राई HCl गैस का कोई काम नहीं है, H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। देखो लिखा हुआ नो H प्लस आयंस इज प्रोड्यूस, सही है। अब H प्लस करता क्या है असल में, पानी में H प्लस टूट गया तो क्या करेगा, पानी में घूमता रहेगा, हां सही बात है। ये क्या करता है, ये H2O को पकड़ लेता है, एक मॉलिक्यूल H2O को पकड़ लेगा और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, आपके सिलेबस में है। ये भी ये मत समझना कि किसी और दुनिया से आकर के मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं ना, एनसीईआरटी में है, चेक करना। जो H प्लस आयन है ना, वो पानी को पकड़ लेता है, ये पानी का मॉलिक्यूल घूम रहा है, ये H प्लस आ गया, ठीक है ना, ये दोनों मिल जाते हैं, मिल करके बना देते हैं H3O प्लस। देखो H प्लस H2O, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेना इसको अपने हाथ से, ताकि आपको लगे हां भाई ये जो मैंने लिखा ये मुझे समझ में भी आया है। एक बार हाथ से जरूर लिखना इसको, ठीक है ना, जब नोट्स लिखोगे एक बार हाथ से जरूर लिखना। H प्लस H2O जुड़ करके क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा, इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन, लिखा है ना, बस लिखा हुआ देखो पढ़ लो, H प्लस ऑफ एसिड कंबाइंस विद H2O वाटर टू फॉर्म H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन, सही है। इधर आओ, नोट पढ़ो एक बार। ये कह रहा है तो हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन से एसिड गिव्स H3O प्लस, बात सही है। ऐसा बोल सकते हैं ना कि एसिड जो है असल में वो H3O प्लस देता है, तो कहानी सारी इस H3O प्लस की ही है, इस हाइड्रोनियम आयन की है। या फिर आप H प्लस भी कह सकते हो, क्योंकि H प्लस पानी में जाएगा तो H2O से जुड़ के H3O प्लस ही तो बना लेगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। H प्लस पानी से मिलके H3O प्लस ही तो बना लेगा ना, तो H प्लस छोड़े के H3O प्लस छोड़े क्या फर्क है, एक ही बात है, एक ही सी बात है दोनों, ठीक है ना। बस कह रहा दिस H प्लस आयन और H3O यानी हाइड्रोनियम आयन गिव्स कॉमन प्रॉपर्टीज टू ऑल एसिड्स। एसिड की जो प्रॉपर्टीज आपने अभी सुनी और पढ़ी, खट्टा है, ये है, वो है, ठीक है ना, वो सारी इसी की वजह से हैं, H प्लस H3O प्लस के वजह से ही है। होपफुली आप बात को समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, यहां पर HCl गैस की प्रिपरेशन लिखी हुई है, मैंने आपसे कहा था ना HCl गैसियस फॉर्म में होती है, उसकी छोटी सी प्रिपरेशन आपको दे रखी है एक्टिविटी के फॉर्म में, सुनना। देखो ऐसा है, पेपर में तो वैसे कभी नहीं आई, सच बताऊं मैं आपको, पेपर में आपको तो नहीं दिखेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में है तो करवा दी जाती है। आओ सुनो, क्या कर रहे हैं, NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करवाया और Na2SO4 और साथ में निकल गई ये गैस दिख रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दिख रही है, HCl गैस दिख रही है, बस इसी की कहानी है सारी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, जब ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पाइप में चढ़ती है, तो यहां पर ना कैल्शियम क्लोराइड रख दिया जाता है। अब ये क्या करेगा सर, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, बात को सुनना। देखो यहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। H2SO4 ऊपर से डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये रहा कंसंट्रेटेड है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। नीचे क्या रखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, नमक रखा हुआ है नीचे, NaCl रखा हुआ है, ये रहा NaCl, ठीक है ना। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, गैस ने उड़ जाना है, HCl बनेगी तो उड़ जाएगी, उड़ने नहीं देना, कॉर्क लगा के टाइट कर दिया। देखो यहां पे कॉर्क लगा हुआ है, लगा के क्या कर दिया, टाइट कर दिया। साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड की ड्राइंग ट्यूब से इसको पास करवाया। ये ट्यूब क्या करेगी, ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, काकल लो, तो ये क्या कर रहा है, बात को समझो, ये
HCl गैस का जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, उसको छीन लेगा, उसको खींच लेगा, यानी उसको सूखी बना देगा, ड्राई बना देगा, निरी ड्राई बना देगा, एकदम सुक्की सड़ी बना देगा। किसको? HCl गैस को। अब वो HCl गैस इस पाइप में चढ़ेगी, ठीक है ना। इमेजिन करो कि वो गैस ड्राई है और आपने लिटमस पेपर भी ड्राई लाके रख दिया। ये सवाल आया हुआ है PYQ में। इस एक्टिविटी पर क्वेश्चन है, रिएक्शन पर क्वेश्चन नहीं है, एक्टिविटी पर लेकिन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पूछा हुआ है कि भाई ड्राई गैस चढ़ रही है और आपने सामने ला करके ड्राई लिटमस पेपर रख दिया, बताइए क्या होगा उसका? नो कलर चेंज, क्योंकि एसिड की क्वालिटी ही तभी दिखेगी जब वो पानी में होगा, जब वो एक्वा स्टेट में होगा। तो आपको यहां पर रखना पड़ेगा मॉइस्ट लिटमस, समझो बात को। आपको यहां पर रखना पड़ेगा गीला लिटमस। सूखा लिटमस रखेगा बेटा कुछ ना होने का, भूल जा, भूल जा भाई, भूल जा, ठीक है ना। क्योंकि गैस भी सूखी, लिटमस पेपर भी सूखा। सूखा सूखा क्या मजा आएगा भाई? सूखे सूखे का कोई मजा होता है क्या? नहीं होता। तो एक तरफ गीला, एक तरफ सूखा, फिर आता है मजा। या दोनों तरफ गीला हो तो भी ठीक है ना। तो ये मॉइस्ट लिटमस पेपर होना जरूरी है। ड्राई गैस मॉइस्ट लिटमस पेपर ब्लू को चेंज कर देगी रेड में। यस, कलर चेंज होगा। अगर गीला लिटमस है तो, सूखा लिटमस है तो मजा नहीं आएगा। सूखा सूखा मजा नहीं आता। यहां देखो, HCl ड्राई ब्लू लिटमस अगर आ गया और गैस भी ड्राई है, गैस भी कैसी है जी? ड्राई है, ठीक है ना। तो नो चेंज, नो कलर चेंज, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा भाई, नो कलर चेंज। लेकिन अगर HCl ड्राई है कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन ब्लू लिटमस मॉइस्ट होना चाहिए, इट विल टर्न इनटू रेड, यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखेंगी। एसिडिक है ठीक है ना, तब आपको एसिडिक प्रॉपर्टी दिखेगी। समझ गए ना। ये वैसे ही बना हुआ, देखो HCl गया पानी में, यही पानी जो लिटमस पेपर पे लगा हुआ है, वही पानी जो लिटमस पेपर पे मॉइस्ट है ना, उसी के साथ देखो रिएक्शन दिखा रखा है छोटा सा, हाइड्रोनियम आयन बन गया हाइड्रोनियम आयन बन गया तो जलवा दिखेगा। हाइड्रोनियम आयन बन गया तो जलवा दिखेगा। जलवा दिख रहा है, देखो एसिडिक है। एक्टिविटी मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी और बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, है ना। पेपर में आएगी तो कर देना भाई, है। चलो, हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, 23 में पूछा हुआ भाई, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ है कैल्शियम पानी के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी के साथ। यस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी के साथ। HCl आएगा पानी के साथ तो बना लेगा बेटा हाइड्रोनियम H3O प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, C फॉर करेक्ट। In order to prepare dihydrogen chloride gas in humid atmosphere, the gas is passed through a guard tube। वो guard tube जो ड्राइंग ट्यूब थी उसमें क्या रखा हुआ था? काकल 2 रखा हुआ था, यानी CaCl2 रखा हुआ था, यानी कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ था। आंसर इसका ए है। सिंपल सवाल है ना। आइए अब पढ़ते हैं कि जब बेस पानी में जाएगा तब क्या कहानी होगी। वही वाली कहानी है यार, देखो वो OH माइनस छोड़ देगा, उसकी वही खास बात है। आओ देखो, NaOH है, पानी में गया टूट गया। KOH है, पानी में गया टूट गया, टूट गया ना। Na प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस। Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में जाएगा, Mg2 प्लस अलग हो गया और ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन अलग हो गया। ऐसा ही होता है, टूट जाएंगे बिखर जाएंगे, है ना। अब एक वर्ड और एक टर्म और यूज करी जाती है बेसिस के लिए, जिसको बोलते हैं एल्कली। एल्कलाई बोल देते हैं, चलता है, कोई नहीं, अपने हिंदुस्तान है भाई, इंडिया है, अपन एल्कली बोल लेते हैं इसको प्यार से। तो एल्कली जो होते हैं वो कौन होते हैं? एल्कली वो होते हैं जो पानी में घुल जाएं, पानी में टूट जाएं। वो बेसिस जो पानी में टूटते हैं उन्हें एल्कली बोलते हैं। तो सर क्या ऐसे भी बेस होते हैं जो पानी में नहीं टूटते? हां, अमोनिया। अमोनिया इज जस्ट अ बेस, वो एल्कली नहीं है, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन क्या हो गई? देखो भाई, मैंने आपको बताया था बेस अमोनिया भी है, ये भी बेस है ना, और NaOH भी बेस है, और बेस होने के साथ साथ ये एल्कली बेस है। एल्कली क्यों है? क्योंकि पानी में टूटता है। ये पानी में टूटता नहीं, अमोनिया पानी में टूटता नहीं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बेस ही कहलाएगा, एल्कली नहीं कहलाएगा। तो एल्कली वो स्पेशल टाइप के बेसिस होते हैं जो पानी में जाके टूट जाते हैं ठीक है, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। सम बेसिस आर वाटर सोल्यूबल, कुछ बेसिस पानी में जाके घुल जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जैसे मर्जी बोलो। These are called alkalis या एल्कली, ठीक है, अपन प्यार से एल्कली बोलते हैं। NaOH, KOH, NH4OH वेरी सॉल्युबल हैं, ये थोड़े से सॉल्युबल हैं। और
बेस हैं लेकिन एल्कली नहीं है, यही वाले, यही अमोनिया वाले, वो ये हैं। क्योंकि ना जितना ज्यादा आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाओगे, रिएक्टिविटी सीरीज तो देखिए ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, चाप मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दी थी, फिर थर्ड चैप्टर में भी उसको यूज किया था। यहां पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका है कि भाई नीचे वाले जो बेस बनाते हैं ना, वो इतने तगड़े सॉल्युबल नहीं होते, ऊपर वाले खूब सॉल्युबल होते हैं। तो आपको ये तीनों खूब सॉल्युबल मिलेंगे, ये भी ठीक ठाक सॉल्युबल मिलेंगे, नीचे वालों को ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, इनके कुछ रिएक्शन भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है ना। तो एल्कलीज कहलाएंगे ये। आइए एक सवाल भी देखते हैं 25 में आया हुआ, कह रहा राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयंस विच एसिड्स एंड बेसिस जनरेट इन वाटर। ये कैसा सवाल है बच्चों वाला, एसिड H+ देता है, बेस OH- देता है, हाइड्रोनियम भी लिख सकते हो बिल्कुल, है ना। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ, अरे भाई मैंने कहा था ना सवाल आया हुआ है PYQ में, देखो आपके सामने, सूखी HCl गैस, सूखा लिटमस पेपर रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन निकला ही नहीं, H+ प्रोड्यूस हुआ ही नहीं, वो एक्वस स्टेट में ही प्रोड्यूस होता है। देखो, बिकॉज ड्राई HCl गैस विदाउट वाटर कैन नॉट गिव H+ आयन, मोटी बात यहां लिखी हुई है, अंडरलाइन कर देता हूं आपको, बाकी आप इसके आगे पीछे खुद भी लिख सकते हो, है ना। ये तो एक्सप्लेनेशन इजी है, खुद भी लिखी जा सकती है। चलिए भाई, एसिड को डाइल्यूट करना सीखें मास्टर जी से, आओ। देखो भाई, कभी भी कोई एसिड को डाइल्यूट करना हो तो दो बातों का ध्यान रखना, वो दो चीजें आपको साथ में करनी पड़ती हैं, मेरे पीछे दोहराना, स्लो पोरिंग, कांस्टेंट स्टिरिंग। क्या बोला मैंने, मेरे पीछे दोहराओ, स्लो पोरिंग, कांस्टेंट स्टिरिंग। क्या मतलब हुआ इसका, धीरे धीरे डालना है और लगातार हिलाते रहना है, डाला हिलाते रहे, डाला हिलाते रहे, डाला हिलाते रहे। स्लो पोरिंग, कांस्टेंट स्टिरिंग, स्टिरिंग करते रहना है, उसको हिलाते रहना है, तब जाकर के कोई भी एसिड डाइल्यूट होता, नहीं तो वो कॉन्क फॉर्म में रहेगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। और किसको किस में डालना है, अब ये भी बात मेन आती है कि किसको किस में डालना है। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, पानी ज्यादा लेना है, पानी में है शीतलता का गुण, समझो बात को, पानी में है ठंडक का गुण, और एसिड में है गर्मी का गुण, ऊष्मा का गुण है, हीट का गुण है, ऐसा समझो। तो अगर आपको हीट कम करनी है, डाइल्यूट करना है, ठंडा करना है, तो बेटा जल अधिक लेना पड़ेगा ना, तो पानी ज्यादा लेना है वॉल्यूम में, ठीक है, और एसिड लेना है बहुत कम, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा, और आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, या फिर बिल्कुल कोने से लटका करके डालना है। ये देखो, ये देखो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, स्लो पोर कर रहे हैं, और कांस्टेंट इसको क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग कर रहे हैं। कभी भी इसका उल्टा काम नहीं करना कि आपने ज्यादा एसिड ले रखा है और उसमें पानी डाल दिया, बेटा सीधा छपक के बाहर आएगा, वो एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ मुंह छाले पड़ सकते हैं, जल सकते हो एसिड से, ठीक है ना। तो ये कभी नहीं करना, जब भी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो अधिक मात्रा में पानी लिया जाएगा, न्यून मात्रा में एसिड लिया जाएगा, समझ गए, कम मात्रा में एसिड लेना है। देखो कह रहे हैं एसिड और वाटर जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है भाई, खूब हीट निकलती है, पता है, जैसे जैसे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में गिरता है ना, धुआं उठने लगता है उसी टाइम। हमने तो डाइल्यूट किया है लैब्स में, इवन कॉलेज के अंदर भी मैं डाइल्यूट करता था एसिड को, मैं तो 11th में, मैं तो 10th में सीख लिया था डाइल्यूट करना, 11th तो चलो फिर अपन ने पीसीएम ली थी, तो पीसीएम से पढ़े ही पढ़े हम तो, लेकिन मैं तो 10th में ही डाइल्यूट करना सीख गया था, तो हमें स्कूल में सिखा दिया था डाइल्यूट करना। अभी पता नहीं आप लोग को हाथ लगाने देते कि नहीं देते, हमें 10th में सिखा दिया था डाइल्यूट कैसे करना है। तो बीकर लिया मैंने, है ना, ऐसा, ये मान लो ये ग्लास रखा हुआ ना, ये ऐसे बीकर लिया, इसमें पानी था अच्छा खासा ऊपर के लेवल तक, ठीक है ना, थोड़ा चौड़ा बीकर था, ये तो पतला ग्लास है, चौड़ा बीकर था, ऊपर तक पानी था, और ये मेरे हाथ में टेस्ट ट्यूब थी एसिड वाली, ठीक है ना। तो इसको उससे पकड़ा, वो जो हैंडल होता है टेस्ट ट्यूब का होल्डर, उससे पकड़ा, और फिर ऐसे करके लेटा करके हल्का हल्का ऐसे डाला, फिर हटा लिया, ऐसे डाला फिर हटा लिया, ऐसे डाला फिर हटा लिया, और जैसे जैसे डाल रहा था हर बार ऐसे ऐसे हिलाते जाओ, फिर डाला फिर ऐसे ऐसे हिला लिया। इस तरीके से स्लो पोरिंग कांस्टेंट स्टिरिंग, स्लो पोरिंग कांस्टेंट स्टिरिंग, ये करनी है, ठीक है। आओ देखो, कह रहा है वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। बाहर आ जाएगा छपाका मार के बाहर आएगा और जल सकती है स्किन आपकी, ठीक है ना। द ग्लास कंटेनर कैन ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू हीट गिवन आउट, आग कह रहा हूं, जो कांच का कंटेनर आपके पास है वो भी टूट सकता है, इतनी हीट जनरेट हो सकती है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए नोट करिएगा, कभी भी
पानी को एसिड में नहीं डालना, एसिड को ही पानी में डालना। ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली एंड वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, स्लो पोरिंग कांस्टेंट स्टिरिंग, बस ये याद रखना, स्लो पोरिंग कांस्टेंट स्टिरिंग। आगे बढ़ते हैं। H2SO4 को डाइल्यूट कर रहे हैं बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्या वाटर एसिड में या एसिड वाटर में? एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। चलिए, एक प्रॉपर्टी और आती है कि ये जो एसिड्स होते हैं और जो एल्कलाइज होते हैं यानी जो बेसेस होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करते हैं? बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज का पास होना। यहां पे कौन चार्ज है? यहां पे आयंस चार्ज है। आपको पता है जैसे ही पानी में जाएंगे आयंस में टूट जाएंगे, तो एल्कली भी आयन में टूटेगा OH-, और एसिड भी पानी में जाके टूटेगा H+। आयन मिल गए हैं ना, तो दौड़ लगाएंगे और करंट को पास होने देंगे। पढ़ लो, लिखा है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरिड बाय आयंस। दोनों आयन है भाई, एक के पास प्लस है दूसरे में माइनस है। कैसे बोले कि कोई कैटायन आयन है? नहीं, आयन बोलेंगे सीधा। कैटायन आयन बोलने की जरूरत नहीं, आयन बोलो सीधा, ठीक है ना। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड HCl ये जनरेट आयंस, हेंस दे कंडक्ट। एल्कलीज आल्सो जनरेट आयन, NaOH, KOH, NH4OH, हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये देखो बना भी हुआ है, यहां पर एक बैटरी लगा रखी है, बल्ब लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, एक छोटा सा। मैंने बोला आपको सारी एक्टिविटी कवर करके लाया हूं, कुछ नहीं छोड़ा है। इजी से इजी एक्टिविटी भी लाया हूं, ये एक बहुत आसान एक्टिविटी है। तो इसमें क्या रखा हुआ है? HCl रखा हुआ है, ठीक है ना। तो HCl भी क्या करेगा बेटा? बिजली पास करवाएगा नेल्स के थ्रू। यहां पे एक नेल है या दूसरा कील है, लेकिन इनके बीच में एसिड है, तो भी करंट चलेगा और बल्ब जलेगा, ठीक है ना। बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन आती है, जरा ध्यान से सुनना। लिखा है जो ग्लूकोज होता है और जो अल्कोहल होती है वो आयंस जनरेट नहीं करते, पानी में जाके आयन जनरेट नहीं करते। तो आपको ग्लूकोज में कभी भी करंट चलता नहीं दिखेगा, शराब में कभी करंट चलता नहीं दिखेगा, ठीक है ना। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना इस पॉइंट को भी। बाकी तो इजी है, आप समझते ही हो। आयंस है तो बिजली तो पास करेंगे जी, ठीक है ना। आयंस है तो बिजली तो पास करेंगे जी। लिखा है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। कैसे करोगे? इस तरीके का आपको एक छोटा सा डिजाइन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रचना पड़ेगा आपको, है ना। उसमें बताना पड़ेगा कि भाई नीचे अगर हम ग्लूकोज रख दें, यहां पर जैसे एसिड रखा हुआ ना, हटा के ग्लूकोज रख देना यहां पे। बोलना भाई बल्ब नहीं जल रहा, स्विच ऑन कर रखा हमने लेकिन बल्ब नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि आयंस नहीं है, ठीक है ना। ऑल्सो गिव द रीजन टू जस्टिफाई दिस फैक्ट, बता देना आयंस नहीं है ना। एब्सेंस ऑफ आयंस है, H+ आयन निकलता ही नहीं। सीधी बात आपको ये लिखनी है कि ग्लूकोज और अल्कोहल पानी में जाके आयंस नहीं छोड़ते। दे डू नॉट डिसोसिएट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बस ये लाइन लिखो, इससे जस्टिफिकेशन इसकी बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मेटल के साथ रिएक्शन कैसा होता है एसिड का। सुनो, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना। लिखा है मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। सही बात है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है के ऊपर वाले सारे है को हटा देंगे, और एसिड में है ही आता है। एसिड में है ही यानी हाइड्रोजन ही तो आता है, तो हाइड्रोजन को हटाने वाले ऊपर वाले बैठे हैं। ये देखो एक एक्सपेरिमेंट। मेटल ने किया एसिड से रिएक्ट, बात को सुनना। मेटल ने किया एसिड से रिएक्ट, बनाया सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उड़ गई। ये वाला जो रिएक्शन है ना, आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा हुआ है, सो डोंट वरी, वहां भी कवर हो चुका है। ये डुप्लीकेट आया हुआ है, मतलब दोनों में कुछ कुछ चीजें सेम है ना, तो ये वहीं से आया हुआ है। आप एक बार देखो, मेटल हमने लिया जिंक, एसिड हमने मान लो H2SO4 ले लिया। डाइल्यूट फॉर्म में लेना है आपने, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं यूज करते जनरली लैब्स के अंदर, ठीक है ना, हम लोग क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, अब जिंक रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि उससे ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। देखो हाइड्रोजन आ गई बाहर, खुद बैठ गया उसके अंदर, बन गया व्हाइट विट्रियोल, ठीक है ना। सफेद थोथा बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चे भी देखते हैं लेक्चर को, ठीक है ना। तो मैं थोड़े थोड़े हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग कर लेता हूं बीच बीच में। इसको सफेद थोथा बोलते हैं, ठीक है ना, धौड़ा थोथा, ठीक है। व्हाइट विट्रियोल कहते हैं इसको, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक सल्फेट बना देगा और H2 निकल के क्या करेगा, H2 वाली गैस क्या करेगी, बाहर आ जाएगी। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो, एक्टिविटी गिवन है NCERT के अंदर। देखो क्या हो रहा है यहां पर, जिंक डाला हुआ टेस्ट ट्यूब में, ध्यान से यहां से शुरू करो देखना। जिंक डाला हुआ टेस्ट ट्यूब में, ऊपर रखा
ऊपर रखा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, भर दिया इसके अंदर, दोनों में रिएक्शन चालू हुआ, दोनों में रिएक्शन चालू हुआ, रिएक्शन होते 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 आपको पता है H2 गैस निकलनी चालू हो जाएगी। ये तो व्हाइट कलर का हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना, यहां से H2 गैस निकलनी चालू हो जाएगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया है? दो तरीकों से, एक तो व्हाइट हो जाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा धीरे धीरे। दूसरी चीज क्या होगी, ये जो गैस के बबल उड़ेंगे, H2 बबल जो उड़ेंगे, वो इस पाइप में से होते हुए साबुन के सोल्यूशन में डाल देने हैं आपने, सोप सोल्यूशन में डाल देने। इट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर H2। ये जो कर रहे हैं इसका नाम है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये टेस्ट ट्यूब में यहां से निकाला, टेस्ट ट्यूब में से पाइप निकाला और सोप के सोल्यूशन में डाल दिया, साबुन के सोल्यूशन में। अब क्या होगा, अब साबुन के बुलबुले बनेंगे, सोप बबल बनेंगे, सोप बबल के अंदर हाइड्रोजन होगी। देखो लिखा हुआ है सोप बबल फिल्ड विद H2। बस आपने मोमबत्ती लेके जाना है और बाढ़ 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 फोड़ते जाना है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो है हाईली कंबस्टेबल गैस होती है, कंबशन बहुत ज्यादा होता है और एक्सप्लोसिव कंबशन होता है उसका, बाढ़ करके आवाज आती है। जैसे आपने रॉकेट उड़ता देखा हो, फाइटर प्लेन उड़ते देखे हो, हाइड्रोजन यूज करते हैं उसके अंदर, हाइड्रोजन लिक्विड यूज करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं उसके अंदर, क्योंकि जब दोनों जलती हैं, हाइड्रोजन जब जलती है तो ब्लास्ट के साथ जलती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो फड़ 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 करके आवाज आती है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, ठीक है ना। डिपेंड करता है कितनी हाइड्रोजन है, फक 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 करके आवाज आती है, ठीक है। लिखा देखो, बबल्स अपीयर, गैस इज रिलीज्ड, H2 gas burns with pop sound and extinguishes a candle or glowing splinter। कोई स्प्लिंटर ग्लो कर रहा होगा तो क्या कहते हैं, या फिर बर्निंग कैंडल आप लेकर के गए तो आग पकड़ लेगा वो, मतलब ब्लास्ट के साथ जलेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस का बबल जो होगा। ऐसे ही भाई बेस का भी रिएक्शन मेटल के साथ होता है, लेकिन रेयर रिएक्शन है ये, रेयर। इसका एक एग्जांपल आपको कम से कम याद करके जाना है, वो है जिंक का बेस के साथ। बेस कौन सा लेना, NaOH ही लेना और कोई मत लेना। वैसे KOH के साथ भी होता है ये रिएक्शन, लेकिन NCERT में NaOH के साथ है, बस उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है आपको। जिंक आया NaOH के सामने, अब आप ये बोलोगे सर ये तो रिएक्शन होएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है? ये तो इसको हटा नहीं पाएगा सर। Na जो है ऊपर आता है, जिंक जो है नीचे आता है। बेटा हटाने आया भी नहीं है ये, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है, यहां पर नया कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। यहां पे सोडियम जिंकेट बनता है, हाइड्रोजन निकल के चली जाएगी। जैसे एसिड में हुआ था ना, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ था, सॉल्ट बना, H2 निकल गई। यहां पर भी वैसे ही है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट बना, H2 निकल गई, सॉल्ट बना, H2 निकल गई। रिएक्शन डज नॉट हैपन विद ऑल मेटल्स। मैंने आपको बोला ये रिएक्शन सब मेटल के साथ नहीं होगा, तो केवल एक ही एग्जांपल आपको याद करना है, कॉपी में लिख लेना, स्पेशल केस है ये, मेटल का रिएक्शन बेस के साथ, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सोडियम जिंकेट पूछा हुआ, देखो कह रहा 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH डाला फ्यू पीसेस ऑफ जिंक में, जिंक के साथ, तो कह रहा है फिर वो वार्म किया तो रिएक्शन अकर हुआ, कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एज। हाँ जी, कैसे बना है भाई, NaZnO2 होता है क्या, नहीं, गलत तरीका है लिखने का। NaZnO2 होता है क्या, नहीं। Na2ZnO2 होता है क्या, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पानी नहीं निकलता, H2 निकलती, हाइड्रोजन निकलती, ठीक है, पानी नहीं निकलता, तो Na2ZnO2 प्लस H2। सो दिस सेकंड वन इज द राइट इक्वेशन। बस बैलेंस तो चलो बात की बात है, पहले इक्वेशन तो सही बने। बैलेंसिंग तो सबसे लास्ट की चीज होती है, पर पता नहीं क्यों कुछ लोग इसको सबसे पहले सिखा करके परेशान करते हैं बच्चों को। बैलेंसिंग सबसे आखिर की चीज है, पहले रिएक्शन तो सही लिखना है। रिएक्शन गलत लिखता है, बैलेंस की सोचता रहता है, 5 मिनट उसमें खराब करता है। रिएक्शन सबसे लास्ट की, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन सबसे आखिरी चीज होती है, ठीक है ना। पहले आप रिएक्शन ढंग से लिखनी सीखो। यहां पे NaZnO2 मत लिख दो, Na2ZnO2 इज द सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। तो पहले ये लिखना आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक स्टूडेंट ने जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब देखो एसिड रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, कह रहा है 1 टेस्ट ट्यूब में एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अदर, दूसरी में बेस के साथ भी कर रहा है, तो दोनों में H2 गैस उड़ेगी, आपको पता होना चाहिए। कह रहा है गैस इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ द केसेस, नेम द गैस, हाउ वुड यू टेस्ट इट। इजी क्वेश्चन है, दोनों में H2 ही निकलेगी, H2 को सोप सॉल्यूशन में डाल देंगे, बुलबुले उठेंगे, मोमबत्ती लाया फोड़ दिया, पॉप साउंड के साथ जलेगी। पूरी कहानी वही लिखी हुई है, चेक कर सकते हो। एक रिएक्शन देखो एसिड के साथ, दूसरी रिएक्शन देखो बेस के साथ, Na2ZnO2, यही बनना चाहिए, बाकी तो सब इजी आप कर लोगे।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ। देखो भैया, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके जो बनाता है वही मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके भी बनाता है, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ सेम कंपाउंड्स बनाता है। देखो लिखा हुआ है यहां पे, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट CO2H2O, सॉल्ट CO2H2O ही बनाता है। यह याद ही रखना पड़ता है बेटा, कोई और चारा नहीं है। कर करके ही याद होगा, लिख लिख के ही याद होगा, दोहरा दोहरा करके ही याद होगा। बच्चे की प्रॉब्लम इस चैप्टर को लेकर के ये है, सर रिएक्शन बहुत सारी है, सर याद नहीं होती। बेटा लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, 5 बार लिखनी पड़ेगी, किसी किसी बच्चे को 10 बार भी लिखनी पड़ सकती है। मेरी बात मानोगे ना अगर आप, तो मैंने रिएक्शन भी कैसे याद करी थी पता है? 16 फोटोकॉपी करा लेता था मैं, 16 फोटोकॉपीज सारी रिएक्शंस की। मतलब 10th क्लास के सारे रिएक्शन लिख लिए एक पेज पे, ठीक है, उनके कंपाउंड वो छोड़ दिए, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो छोड़ दिए, रिएक्टेंट लिख लिए, ठीक है। गया फोटोस्टेट की दुकान पे, भैया इसकी आगे पीछे कॉपी होगी, लगभग 40 के आसपास रिएक्शन है 10th क्लास के अंदर, इसकी आगे पीछे कॉपी कर दो। आगे पीछे की कॉपी करवा ली, 16 कॉपियां। हर कॉपी को हफ्ते में 1 दिन लगाना है जब तक एग्जाम पास आया, और ये काम अभी से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री पूरी कर चुका हूं मैं। ये 4th चैप्टर आप लोग को मिल रहा है ना। हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सबसे पहले पढ़ा, कार्बन कंपाउंड नंबर 2 पर पढ़ा, मेटल नॉन मेटल 3 पर पढ़ा, अब 4था चैप्टर आप पढ़ रहे हो, एसिड बेसिस। आपकी केमिस्ट्री पूरी होने वाली है। तो अब यह बहुत जरूरी है कि आप भी इसी एक्टिविटी को करें जो मैंने अपने टाइम पे करा था और मैंने अपने बच्चों से भी करवाया है। जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया ना, मैं सभी को यह बोलता हूं, और बच्चों के रिजल्ट बहुत तगड़े थे, बहुत तगड़े। मतलब 95 प्लस से नीचे किसी के नहीं थे भाई, जो बच्चे मुझसे केमिस्ट्री पढ़े हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता था, बायो भी बहुत टाइम तक मैंने बच्चों को पढ़ाई है। तो 95 से नीचे उनका रिजल्ट देखने को ही नहीं मिले, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर वो कम से कम ये चीज जरूर फॉलो करते थे। बाकी देखो स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है, बायो की स्ट्रेटेजी अलग है, फिजिक्स की अलग है, वो कभी और बताएंगे आपको। लेकिन केमिस्ट्री के लिए अभी मेरी बात आप सुन लो, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस के, वो सारे आपने एक पेज पे लिख जाने, केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट को खाली छोड़ दो। एरो डाला, प्रोडक्ट खाली छोड़ दिया, वो पेज ही खाली छोड़ दिया। उस पेज की जाके 16 फोटोकॉपियां करा लेना, 16 फोटोकॉपीज, और हर फोटोकॉपी को आपने हफ्ते में 1 दिन लगाना है। फिर देखो कैसे नहीं रिएक्शन याद होते। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता तुमको रिएक्शन ना याद होने से, ये देख लेना तुम। पक्का रिएक्शन याद होंगे आपको। वीक में एक कॉपी लगानी है, वो जो एक शीट होगी ना, वो वीक में एक बार लगानी है, फिर अगले वीक फिर लगाओ। संडे बना लो इस हैबिट को, संडे सुबह 11 बजे में यही काम करूंगा, संडे सुबह 11 बजे में यही काम करूंगी, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पर जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना अभी पॉज करके कि क्या आप ये बताई स्ट्रेटेजी यूज करोगे या नहीं करोगे, कैसी लगी आपको स्ट्रेटेजी, एक बार बताना। और सिर्फ लगने से नहीं, सिर्फ सुनने से नहीं, करने से होगा। तो इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फॉलो करोगे। अभी से कितने हफ्ते आपके पास बचे हैं? दिसंबर के 4, जनवरी के 4, फरवरी के 2, तो मेरे हिसाब से 5 मान लो, चलो किसी में 5 हफ्ता भी आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मान लो 10 हफ्ते हैं आपके पास, है ना। तो आप 15 कॉपियां करा लो, 15 कॉपीज करा लो, ठीक है। हर हफ्ते एक कॉपी अभी लगाना चालू करो। अब जब बोर्ड पास में आ जाएगा, बीच में आपके पास गैप रहेगा, रोज एक एक कॉपी लगानी है तब आपको। मतलब बाद में जितनी कॉपीज बच जाए, रोज एक एक लगाना चालू कर दो। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता भाई रिएक्शन याद होने से। यही तरीका है, यही तरीका है। मैंने 11th में भी रिएक्शन ऐसे याद करे हैं। मैंने जेई की तैयारी करी थी, आज के टाइम पे उसको जेई बोलते हैं, हमारे टाइम पे उसको AIEEE कहते थे। तो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम नाम था उसका, AIEEE। आपको पुराने सवाल मिलेंगे AIPMT AIEEE के, ठीक है ना। तो मैंने उसकी तैयारी करी थी। 650 रिएक्शन होते हैं बेटा, 12th क्लास 11th क्लास मिला करके। जेई की तैयारी में 661 रिएक्शंस हैं, मुझे अभी भी याद है। अब चेंज हो गया हो तो हो गया हो, मतलब कुछ सिलेबस कटा भी है, कुछ बड़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो अब रिएक्शन मुझे नहीं पता कितने, लेकिन सारे मिला लूं अगर मैं, सारे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, इनऑर्गेनिक के भी, तो 661 रिएक्शंस मुझे अभी भी ये फिगर याद है, 661 रिएक्शन। और मैंने यही वाली एक्टिविटी वहां पर भी करी थी कि मैं पर चैप्टर रिएक्शंस लिखता था, बीच बीच में खाली छोड़ दिया, कहीं पर प्रोडक्ट खाली छोड़ दिया, कहीं पर रिएक्टेंट खाली छोड़ दिया। जो मेन रिएक्टेंट है वो उड़ा दिए, या मेन जो प्रोडक्ट है वो उड़ा दिए। जो बाकी जो CO2O2 है, ये CO2H2O वो लिखे रहने दिया। इस तरीके से समझो। CO2H2O तो पता याद ही हो जाएगा, ये तो है ना। सॉल्ट कौन सा बनेगा ये याद नहीं होता बच्चे को, तो वो गैपिंग छोड़ दी मैंने।
और हर चैप्टर की 16-16 कॉपियां करवा के ले गया था। पता नहीं क्यों 16 क्यों करवाई मैंने, कोई कैलकुलेशन उस टाइम पर निकाली थी, मुझे अभी भी चिपका हुआ है 661 और 16, ठीक है ना, ये चिपका हुआ है। तो ये मैंने निकाली और हर हफ्ता एक कॉपी लगाता था, हर वीक एक कॉपी। और केमिस्ट्री के अंदर मेरे डेफिनेटली बहुत बढ़िया नंबर रहे होंगे, तभी मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग के अंदर हो गया था, ठीक है ना। वो निकल के तो नहीं आया, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या, उस टाइम पर शायद ऐसे सेक्शनल कट ऑफ आती भी नहीं थी जैसे अब आजकल आती है ना, सीधा आता था लिखा हुआ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, और साथ में रैंक लिखी आती थी। मुझे अच्छे से याद नहीं कि स्कोर कार्ड क्या था, लेकिन केमिस्ट्री में मेरे अच्छे नंबर थे, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे सही आती थी। दुख दिए है केमिस्ट्री ने, ऐसी बात नहीं है नहीं दिए, लेकिन 12th लेवल पर जाकर के दुख मिले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुझे, लेकिन ठीक है, संभाल ले गया मैं किसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये तरीका आपको भी फायदा देगा जो मैंने आपको भी बताया। खैर आओ, तो कुछ रिएक्शंस प्रैक्टिस करते हैं एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, और एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, एक ही नाम है दोनों का, इनके साथ, ठीक है ना। देख सकते हो आप, HCl लिया, अच्छा एसिड लेना आपको, फुद्दू से एसिड मत लेना, ये छोटू मोटू एसिड नहीं, HCl लेना, बढ़िया एसिड एकदम, ठीक है ना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बना, सॉल्ट बना, NaCl, देखो सॉल्ट बनेगा, NaCl बना, CO2H2O निकल गई, CO2H2O निकल गई, ठीक है ना। यहां आ जाओ, H2SO4 लिया है, तो सोडियम का सल्फेट सॉल्ट बनेगा, यहां पर देखो सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है ना। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट ये रहा आपका, ठीक है। CO2H2O अभी भी निकल रही है, ये निकलेगी, CO2H2O देखो दोनों केस में निकली है। बस आगे बढ़ते हैं। CO2 का टेस्ट कैसे होता है भाई, तो ध्यान से सुनना, ये बड़ी प्यारी एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी एनसीईआरटी की। देखो CO2 को पास किया जाता है लाइम वाटर में, इसको लाइम वाटर टर्न्स मिल्की टेस्ट बोलते हैं, पूरा नाम इसका ये है, टेस्ट फॉर CO2 बोल देते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर, ये देखो लिखा हुआ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैसे दूधिया हो जाता है, तो लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो 3 तरह के लाइम है भाई साहब, सुन लेना, एक होता है क्विक लाइम CaO, एक होता है स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, एक्वस फॉर्म में होगा तो लाइम वाटर बोलेंगे, अदरवाइज इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं आप, ठीक है ना। और फिर एक होता है CaCO3, इट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। लाइम लाइम लाइम, लाइम से लेमन नहीं है, नींबू नहीं है, लिम्का नहीं पीनी है भाई किसी को भी, इसको देख के लिम्का पीने का मन हो जाता है, चलो लिम्का ले आते हैं 15 रुपए वाले। लाइम मतलब कैल्शियम है, लाइम मतलब लींबू नहीं है, प्लीज समझिए बात को। तो इसे बोलेंगे क्विक लाइम, इसे बोलेंगे स्लेक्ड लाइम, इसे बोलेंगे लाइमस्टोन, ठीक जी, ठीक जी, भूलोगे तो नहीं, यही 3 लाइम आपके सिलेबस में, बाकी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आजा देख, CO2 को पास किया लाइम वाटर में, ठीक है, ये हो जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट, विच इज CaCO3, यानी लाइमस्टोन बन जाता है, लाइम वाटर से लाइमस्टोन बन जाएगा, और पानी में घुला रहेगा, पानी अलग हो जाएगा, समझ गए ना। अब पता क्या होगा, सोचो अगर आपने CO2 को लगातार पास होने दिया, मतलब आपने CO2 पास करवाई ट्यूब और आप सो गए, खराटे मार रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है ना, तो पता क्या होगा, आप मिस कर जाओगे, ये मिल्कीनेस जो आएगी ना, जो व्हाइट पीपीटी बनेगा ना, ये आप मिस कर जाओगे। पता क्यों, क्योंकि आप CO2 और पास करवाए जा रहे हो, एक्सेस में CO2 अगर पास हो गई, देख क्या लिखा है, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 मिल्कीनेस डिसअपीयर। ये दूधियापन जो आया था, ये जो टर्बिडनेस आई थी, ये मिस कर दोगे आप, और नींद जब खुलेगी तो कहोगे ये तो रिएक्शन हुआ ही नहीं जी, कोई CO2 VO2 नहीं है, हटाओ इसको। तो सोने का नहीं बेटा, ड्यूटी पे आए हैं, सोना नहीं है, जागते रहो, ये वो वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो CaCO3 बना था, ये वाला व्हाइट पीपीटी, पर आपकी तो आंख लग चुकी थी, CO2 और पास होती रही, ये बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर एक्सेस में CO2 पास कर दोगे तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और ये फिर डिसअपीयर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है, घुल के गायब हो जाएगा, खत्म खेल, ठीक है ना। ये फिर से डिसअपीयर होकर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। ये देखो लिखा हुआ लाइम वाटर में CO2 डाला तो वो मिल्की हो जाएगा, टर्बिडनेस, दूधियापन आ जाएगा उसमें, फिर से CO2 पास कर दोगे, मिल्कीनेस भी उड़ जाती है भाई, मिल्कीनेस भी डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, ये भी एक एक्टिविटी पूछी गई थी पास्ट में, सेम टू सेम एक्टिविटी है, वही वाली बेटा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। NaCl H2O CO2 बन रहा है, जो भी आपको बने बताया था, वही रिएक्शन है ये, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ। बहुत सिंपल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन बचपन में पढ़ा था आपने 7वीं क्लास में। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं, ये रहा एसिड, ये रहा बेस, सॉल्ट और वाटर बनेगा। कोई भी एसिड कोई भी बेस ले लो, HCl ले लिया, NaOH ले लिया आपने, ठीक,
NaClH2O बन गया, H2SO4 COH ले लो, CaSO4 H2O बन जाएगा, ठीक है ना। हो असल में क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। इसने अपना H दिया, इसने अपना OH दिया, HOH मिलके पानी बना लेते हैं, HOH मिलके पानी बना लेते हैं, और इसका एनायन इसके कटायन के साथ जुड़ करके नमक बना लेता है। सेम कहानी हमेशा होती है, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी यही कहानी होगी। HOH मिलके पानी बना लेंगे और बचे हुए कटायन एनायन को अट्रैक्ट करने के अलावा कोई चारा मिलेगा नहीं, ठीक है ना, तो सॉल्ट बन जाता है। अब एक और मैंने आपको कही थी एक बात कि जो बेसिस होते हैं वो मेटल में ही कहीं ना कहीं से आए हैं, और जो एसिड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स में से ही आए हैं, है कि नहीं। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड के पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। मेटल ऑक्साइड हैज बेसिक प्रॉपर्टीज, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके खुशी खुशी अपने घर को जाता है वो, है ना, सॉल्ट और पानी बनाता है। ये न्यूट्रलाइजेशन का ही एक और टाइप है, समझ लो। देखो सॉल्ट और पानी बन रहा है कि नहीं बन रहा। एग्जाम्पल ले लो इसका, CuO, कॉपर ऑक्साइड क्या है भाई, एक ब्लैक सॉलिड है और एक मेटल का ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखो CuCl2 जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है एक्वस फॉर्म में, और पानी निकल के अलग हो गया, ठीक है ना। तो खुशी खुशी रिएक्ट करता है, मेटल का ऑक्साइड है ना, खुशी खुशी रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। एक बार ये पढ़ो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब मेटल ऑक्साइड और कुछ नहीं भाई, बेसिक है नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यही बात तो बोल रहा हूं मैं आपको। और सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि बेस मेटल से बना है, एसिड नॉन मेटल से बना है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेस के साथ रिएक्ट करके खुश है। ये भी एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन ही है। देखो ना, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ सॉल्ट और वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ करता है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ करता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड खुद में बेसिक है भाई, ये खुद में एसिडिक है भाई, बात को समझो, है ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ सॉल्ट और पानी बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड कोई भी हो सकता है, SO2, SO3, CO2, NO2, ये रहा CO2 कर रहा है रिएक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, सॉल्ट और वाटर, वही न्यूट्रलाइजेशन वाली कहानी यहां पर चल रही है, ठीक है ना। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में, बिकॉज दे रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये मैंने आपको बताया। देखो बेस के सामने आके जो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, क्या वो एसिड कहलाने लायक नहीं है क्या? ऑब्वियसली है। और जो एसिड के सामने आकर के सॉल्ट और वाटर बना रहा है, वो बेस कहलाने लायक नहीं है क्या? है ना। तो बस वही बात है, बेस ना बोल के बेसिक ऑक्साइड, एसिड ना बोल के एसिडिक ऑक्साइड कह दिया जाता है। A student took a small amount of copper oxide. कॉपर ऑक्साइड बेटा मेटल का ऑक्साइड है, बात को समझो। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, एसिड के सामने आएगा, देखना अभी। कह रहा है कोनिकल फ्लास्क में HCl के साथ रिएक्ट करता है टू विच एक कांस्टेंट सीरिंग के साथ। वो ऑब्जर्व करता है कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन में चेंज आ गया। क्या बन जाता है? ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है ना। देखो ब्लैक सॉलिड था और ब्लू ग्रीन बन गया। रिएक्शन आपको लिख करके बैलेंस करनी है, बड़ी मशहूर रिएक्शन है, देखो कई बार आई हुई है, कई बार आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। HCl रिएक्ट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करे HCl के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सब केसेस के अंदर सॉल्ट बनेगा और पानी निकलेगा। चेक कर लो, HCl है, NaOH है, न्यूट्रलाइजेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होता है, HCl के साथ आ रहा है, एसिड है, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, बेस के साथ आ रहा है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। यहां पर सब केसेस के अंदर क्या होगा? सॉल्ट और वाटर बन करके आएगा। कई बार पूछा हुआ है पास्ट में, ठीक है। आइए एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से, बेस स्ट्रेंथ के हिसाब से कैसे कैसे कहलाए जाते हैं और क्यों कहलाए जाते हैं, बात को समझते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, ये आपको याद करने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, बस। इसके अलावा किसी और का नाम मत लेना, कभी भी नहीं, जुबान बंद। कोई पूछे ये भी है क्या, ये भी है क्या, बोलना ही नहीं, बोलना ही नहीं है, क्योंकि बहुत विवादित चीजें निकल आती है मुंह से कभी कभी, ठीक है ना। तो बोलने का ही नहीं। ऐसे ही बेस के बारे में अगर कोई स्ट्रॉन्ग पूछे तो NaOH KOH के अलावा कोई मत बोलना। अभी आप बोलोगे सर COH भी लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं पर कंपैरेटिव टर्म्स में CaOH होल ट्वाइस भी अच्छा एसिड माना जाता है, बेस माना जाता है।
पर इन दोनों के कंपैरिजन में बच्चा है वो। NaOH और KOH के कंपैरिजन में भाई बालक है वो भी, समझ गए ना। वैसे बाकियों से स्ट्रांग है, ठीक, इसके नीचे वालों से ये स्ट्रांग है, तो इसको स्ट्रांग में रख दिया गया है। आपके मुंह से निकलना चाहिए NaOH KOH, कोई पूछे ये भी है क्या, चुप, क्योंकि विवाद हो सकता है ठीक है, तो इसलिए आप NaOH KOH ही बोलो और चुपचाप निकल जाओ वाइवा से बच करके अपने, ठीक है ना। अच्छा, अब कोई एसिड स्ट्रांग क्यों होता है, कोई एसिड वीक क्यों होता है। देखो यहां पे लिखा है वीक एसिड, और वीक एसिड में खाने पीने वाली सारी चीजें हैं। एसिटिक एसिड है, विनेगर, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसमें होता है, ये नींबू में, ये आंवला में, है ना, ये संतरे में, ये मौसंबी में, इन सब में क्या होता है, सिट्रिक होता है। लैक्टिक एसिड किसमें होता है बेटा, दूध में। H2CO3 कार्बोनिक एसिड किसमें होता है, आपके एरेटेड ड्रिंक्स जितने भी होते हैं, सोडा पीते हैं, बंटा सोडा, और क्या क्या है वो, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, फेंटा, मिरिंडा, ये जितने भी हैं सारे कार्बोनिक एसिड होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि हमें ये नेचर से भी मिल जाते हैं, ये सब के सब नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है ना। अब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाता है, कोई एसिड वीक क्यों कहलाता है। देखो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड की डेफिनेशन क्या है, एसिड की डेफिनेशन है H+ छोड़ने वाला। तो अब स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो ज्यादा छोड़ेगा, वीक कौन होगा, जो कम छोड़ेगा, बात खत्म। देखो क्या लिखा है, गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। गिव्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ H+, इसलिए वो वीक है, बात खत्म हो गई। तो कोई एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाता है, ज्यादा H+ छोड़ता है। कोई एसिड वीक क्यों कहलाता है, कम H+ छोड़ता है। सेम कहानी बेस के साथ भी है। स्ट्रॉन्ग बेसिस ये देखो लिखे हुए हैं, और मोर कंसंट्रेशन देंगे किसकी, OH- की, वहां पे OH की बात होती है। वीक कोई वीक क्यों है, NH4OH, CuOH, ये जितने भी सारे वीक है, क्यों वीक है, क्योंकि लेस कंसंट्रेशन देते हैं ये OH- आयन की। बात मेरे हिसाब से आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब आते हैं पीएच पर। देखो भाई, पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। क्यों ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहलाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है जो एसिड को भी पहचाने, जो बेस को भी पहचाने, जो न्यूट्रल को भी पहचाने, और इतना ही नहीं, एसिड कितना स्ट्रांग है ये भी बता दे, कितना वीक है ये भी बता दे, बेस कितना स्ट्रांग है ये भी बता दे, कितना वीक है ये भी बता दे। उसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। भाई तू तो यूनिवर्सल है, तूने तो दुनिया ब्रह्मांड की जान की सारी बातें बता दी, इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। समझ गए ना, देख लो, मेजर्स H+ आयंस कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ये चेक करता है H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। अब लॉग वाला फॉर्मूला टीचर लोग बता देते हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है बेटा, क्योंकि लॉगरिथम आपके सिलेबस में नहीं है। लॉगरिथम आपको पढ़ाया जाएगा 11th क्लास की बेसिक मैथ्स के अंदर, जो कि आपको फिजिक्स वाला पढ़ाएगा, मैं यानी कि मैं तो 11th वाला बच्चा जाकर के लॉग पढ़ता है पहली बार, और उसको केमिस्ट्री में यूज करता है। 10th क्लास में लॉग वॉग का कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आप टेंशन कतई ना ले। बस आपको इतना जानना है जितना मैं बता रहा हूं, अगर H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, खत्म। बस इतनी छोटी सी बात आपसे पूछी जाएगी, इससे फालतू नहीं पूछता। कितनी मर्जी बड़ा पैराग्राफ दे दे, सवालों में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई मसाला नहीं मिलेगा आपको। वो जो कंपिटेंसी बेस्ड सवाल आते हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ आएगा, उसमें लॉग वॉग वॉग की बहुत सारी कहानियां, टेबल टूबल बना रखी होगी, हाथ जोड़ करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, एकदम लल्लू सी बात मिलेगी, ये वाली नहीं पूछ सकता आपसे। भाई लॉगरिथम मैथ्स का टॉपिक है, पहले वो पढ़ाया जाएगा, तभी ना आपको पीएच निकलवाना सिखाया जाएगा। वो सब 11th 12th की बातें हैं, केमिस्ट्री में आती हैं, पहले फिजिक्स में मैथ्स में लॉग सीखना पड़ता है। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि H+ आयन जितने ज्यादा होंगे पीएच उतना ही ड्रॉप कर जाएगा। तो इसका मतलब ये पीएच स्केल अगर आपके सामने दिया हुआ है 0 से लेके 14 तक, तो इधर जाने पर एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़नी चाहिए, क्योंकि H+ कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, पीएच घट रहा है ना, मुझे बताओ, पीएच घट रहा नहीं, घट, यहां पीएच कितना है, 0 1 2 3, यहां बढ़ रहा है इस तरफ। जिस तरफ पीएच बढ़ता है उस तरफ बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, बेसिस यहां तगड़े मिलेंगे, एसिड यहां तगड़े मिलेंगे, बीच में क्या मिलेगा, न्यूट्रलिटी मिलेगी। न्यूट्रलिटी क्या होता है, पानी। न्यूट्रलिटी क्या होता है, दूध, खून, जो बॉडी में ब्लड होता है वो, ये सब न्यूट्रल के आसपास घूमते हैं। देख लो भाई, पीएच 7 से कम रहेगा एसिडिक, 7 के बराबर रहेगा न्यूट्रल, 7 से ज्यादा रहेगा बेस। जितनी H+ कंसंट्रेशन होगी उतना ही पीएच
कम होगा उतना ही एसिडिटी ज्यादा होगी। इसका उल्टा सोचो, अब इसका उल्टा सोचो, जितना H+ कम होगा उतना pH ज्यादा होगा, उतना ही वो बेसिक होगा, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। हाँ या ना बोलो, है ना। तो इस इलाके में आपको क्या मिलेगा? इस इलाके में आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, इस इलाके में आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इस इलाके में आपको क्या मिलेंगे? यहां आपको मिलेंगे वीक एसिड। इस इलाके में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, न्यूट्रल मिलेगा। इस इलाके में आपको क्या मिलेगा? वीक बेस मिलेंगे बेटा। और इस इलाके में आपको क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे। बात को समझो, ठीक है ना। इस तरीके से स्केल को पढ़ा जाता है। आइए सवाल करते हैं इसके ऊपर। देखो भाई, सवाल देखो, कह रहा है फिनोफ्थलीन टर्न करती है पिंक सॉल्यूशन, टर्न हो जाती है पिंक किसी सॉल्यूशन में। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? क्या जी, क्या बोल सकते हो आप इसके बारे में? अगर फिनोफ्थलीन के रंग को पिंक कर दे रहा है तो ऑब्वियसली पीएच 7 से ज्यादा है। बात खत्म। हम इतना ही इन्फर कर सकते हैं कि पीएच इज मोर देन 7, यानी वो बेसिक है। बस बात खत्म, इससे फालतू बात नहीं करने का। 7 से बड़ा पीएच है, बेसिक होगा। A solution has pH of 7, न्यूट्रल। माइंड में घंटी बजनी चाहिए, न्यूट्रल। नेम अ कंपाउंड यू वुड यूज टू इंक्रीज इट्स पीएच। कह रहा है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, पानी है, पानी। पानी का पीएच 7 है। कह रहा है उसका पीएच बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए आपको उसको बेसिक बनाना पड़ेगा, यानी आपको उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया? बेस ऐड करो, है ना, बेस ऐड करो। कह रहा पीएच कम करो। कम कैसे होगा? एसिड ऐड करो। बात खत्म, ठीक है ना। एसिड ऐड कर दो उसमें। क्लियर है कि नहीं? कितना इजी है, देखो कितना इजी है टॉपिक, है ना। स्केल बना के दिया हुआ, कितना कितने प्यारे लोग हैं ना, देखो सीबीएसई वाले स्केल बना के दे रहे हैं तुमको यार। फॉलोइंग टेबल शोज द पीएच वैल्यू फॉर सॉल्यूशन ए बी सी डी दे रखा है। ए कहां है जी? ये रहा ए, बी, सी और डी। कह रहा सॉल्यूशन ए बी सी डी कौन है? मैंने आपको क्या बताया था भाई, 7 के पास जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये बेसिक है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो कर लो भाई चेक। ए से शुरू हो रही है कहानी क्या? हाँ, ए वीक एसिड है। वीक वीक वीक। बी कौन है? न्यूट्रल न्यूट्रल। लो जी, ये भी गया, ये भी गया। अब क्या है? वीक बेस है क्या? सी। हाँ जी, वीक बेस तो नहीं है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। वीक बेस नहीं बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। वीक बेस नहीं बोल सकते। 13 पे आया हुआ है यार, मजाक है क्या? 13 पे आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कंसिडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिड सैंपल्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ आयन। अच्छा जी, देखी जाए फिर, ठीक है। कह रहा लेमन जूस 2.2, गैस्ट्रिक जूस 1.2, विनेगर। मैं चाहता हूं आप इसको होमवर्क में करो यार, प्यारा क्वेश्चन है ये, प्यारा क्वेश्चन है। टर्म 1 में 21-22 में आया हुआ एक बार सवाल है ना। एक बार ट्राई करना आप इसको, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के जाना, आंसर इन कमेंट्स। वेट करूंगा मैं। और आपको पता है मैं अपने चैनल पर सारे ही कमेंट पढ़ता हूं, सारे ही कमेंट्स पढ़ता हूं अपने चैनल पर, क्योंकि भाई अपने चैनल पर खुद ध्यान देता है बंदा, इंटरेस्टेड होकर के ध्यान देता है। बच्चे अपने से जुड़ते हैं, हम बच्चों से जुड़ते हैं। मुझे तो बहुत सारे नाम भी याद हो गए हैं बच्चों के जो मेरे चैनल पर रेगुलर आते हैं, तो मैं उनको लाइक भी दे देता हूं, कभी कभी दिल बना देता हूं उन पर, है ना। तो ये जुड़ाव हो ही जाता है यार, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो खैर, आप लोगों की विशेष भी मुझे लगता है साथ रही हैं, तभी हम लोग 1 लाख का इतना बड़ा परिवार बन गए हैं। 1 लाख बिग फैमिली हम लोग बन गए हैं, ठीक है ना। तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मतलब ठीक है। मुझे तो आप लोगों के लिए खुशी हो रही है, सच बताऊं तो, ठीक है ना। 1 लाख तो एक पड़ाव है, ऐसे कई पड़ाव जीवन में और हम पार करेंगे मिलकर के, है ना। चलिए, तो ये आप ट्राई करिएगा भाई, कमेंट्स में इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात मैंने ऑलरेडी आपसे कर दी थी, और वही सब बातें यहां पर लिखी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये देखो पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बात हो चुकी है। और ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, इसको भी मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। कह रहा है इस ऑप्शंस में से क्या करेक्ट है, क्या गलत है। लेमन जूस पीएच पेपर का कलर ऑरेंज कर देगा, पीएच वैल्यू 3 है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बेसिक है। नहीं भाई, ए ही गलत है। मिल गया, होमवर्क रहने दो इसको, आप इसको होमवर्क आप रहने दो, हो ही गया, ये तो पहला पढ़ते ही हो गया, ठीक है। यही गलत है, गलत। अच्छा, करेक्ट बताना था, सॉरी, करेक्ट बताना था, ओके। तो ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू कलर का पीएच पेपर 10 और बेसिक, ये मुझे ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। बाकी और भी पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस रेड 6 एसिडिक, गैस्ट्रिक जूस 6 ही होता है,
पर पीएच ऑफ कलर रेड नहीं होगा। रेड तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, है ना। तो ये तो वीक एसिड है, गैस्ट्रिक जूस, है ना। और हाँ, पीएच 6 नहीं हो सकता। गैस्ट्रिक जूस जो पेट के अंदर होता है वो HCl है, उसका पीएच 6 नहीं हो सकता। यहां पे गड़बड़ है ना, यहां पे गड़बड़ है, यहां पे इधर गड़बड़ है, यहां पे इधर गड़बड़ है। प्योर वाटर येलो कैसे होगा यार, यहां गड़बड़ है। तो आंसर इसका बी ही बनता है, बी बी बी, ठीक है ना, बी आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। A universal indicator was added to 3 test tubes containing solutions XYZ. The colors of the observed were red, green and purple. अच्छा जी, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, पर्पल आ रहा है। Arrange the solution in increasing order of their pH. Which solution will turn phenolphthalein pink? भाई देख, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक पर्पल है। पर्पल कहां होगा? पर्पल यहां है। रेड कहां है? रेड यहां है। ग्रीन कहां है? ग्रीन यहां बीच में है, 7-8 पे, ठीक है ना। तो एक एसिड है, एक बेस है, एक न्यूट्रल है, बात खत्म। फिनोफ्थलीन को पिंक कौन करेगा? 14 पीएच वाला। 14 पीएच वाला कौन है? जेड है, जेड करेगा। XYZ में लिखा हुआ ना ये XYZ, ठीक है। कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ पीएच के। पीएच के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो भाई ये ऐसे ही आएगा, X से बड़ा Y से बड़ा Z, हाँ या ना, सही है ना, बहुत आसान। पीएच X ऐसे ही तो बढ़ेगा ना, X12 है रेड कलर, ये 7-8 है ग्रीन, और ये 13-14 है। तो XYZ पीएच बढ़ता हुआ इस तरफ आ रहा है, ठीक है। वैसा सा ही सवाल है, सिमिलर सा। पीएच पर देखो कई बार सवाल आते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर पर भर के सवाल आते हैं, मैं सारे ही सवाल ले आया, जितने बनते हैं सब ले आया मैं। 2 सोल्यूशन है MNN, ओके। रेड और ब्लू कलर देता है रिस्पेक्टिवली विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा जी, ये वाला रेड देता है, ये वाला ब्लू देता है, मतलब एक एसिड है, एक बेस है। बस मन में रखो इस चीज को, आगे बढ़ो। इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बी मोर? जो एसिड होगा भाई M, इसका आंसर बनता है M। जस्टिफाई और आंसर, भाई एसिड जो होते हैं पानी में जाके H+ छोड़ देते हैं, ऐसी सब बातें आपको करनी पड़ेंगी। एसिड बोलते ही उसको है जो H+ दे सकता है। If both MNN solution are mixed and the resultant mixture is tested with a universal indicator, it turns green। हो गई, न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना। M एसिड था, N बेस था, कह रहा दोनों को रिएक्ट करवा दिया, जो बचा सॉल्यूशन वो ग्रीन पीएच दे रहा है। ना दे तो भाई लानत है ऐसे इंडिकेटर पे, देगा ही वो तो, है ना भाई। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट टर्न्स ग्रीन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड? न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट जो बना वो कैसा बना? न्यूट्रल बना, क्योंकि पीएच 7 दिखा रहा है ना भाई, है ना। पीएच ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ये 7-8 के आसपास दिखा रहा है, तो न्यूट्रल वाली बात है। थ्योरी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर से सवाल देखा ही देखा गया है पास्ट ईयर के अंदर, ठीक है ना। यू कैन नॉट मिस दिस टॉपिक। थ्योरी टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, सुनते जाना। पॉइंटर्स लेकर के आया हूं, पॉइंटर्स नोट कर लेना जरूर, ठीक है ना। सवाल इन्हीं में से बनेगा जो भी बनेगा। आओ देखो, कह रहा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन यूनिवर्स या एवरीडे लाइफ, जैसे मर्जी बोल लो। देखो, सबसे पहली चीज आती है हमारी बॉडी के बारे में। हमारी बॉडी का पीएच जो है ना वो 7 से 7.8 रहना चाहिए। क्यों? कम हुआ तो हमारे अंदर के जो जरूरी एंजाइम्स है ना वो मरने चालू हो जाएंगे। बॉडी को पसंद है न्यूट्रलिटी, ना अधिक बेसिसिटी अच्छी, ना अधिक एसिडिटी अच्छी। दोनों ही हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनके बैलेंसेस को बिगाड़ते हैं, तो वो दोनों ही ठीक नहीं है। रेन वाटर का पीएच जो होता है, अगर वो 5.6 से नहीं चला गया तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन अगर रिवर में जाके गिर गई तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। खेतों में अगर आकर के गिर गई तो किसान क्या करते हैं? क्विक लाइम, लाइमस्टोन और स्लेक्ड लाइम खेतों में डाल देते हैं। चूना देखा होगा आपने, किसान लोग यूज करते हैं। अगर आपके घर में कहीं किसानों में जानकारी हो, या आपके पिताजी किसान हो, आपके दादाजी किसान थे, ऑब्वियसली हम सबके दादाजी कहीं ना कहीं किसान रहे हैं, किसानी सही निकला है भाई पूरा भारत हमारा। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो किसानी के बारे में, तो कट्टे चूने के उतारे जाते हैं खेत में, ठीक है ना। फिर वो एसिड रेन जब होती है ना तो उससे बचा लिया जाता है। पहले यहां तो बिखेर देते हैं, एसिड रेन होने के बाद भी बिखेर सकते हो आप, ठीक है ना। तो एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। तो एसिड रेन रिवर में गिर गया तो क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते। रिवर में थोड़ी ना कट्टे डालोगे आप क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन के, है ना भाई। तो वहां पर तो एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो न्यूट्रल में सर्वाइव करती है, एसिड में सर्वाइव नहीं करती। ताजमहल का रंग जो बदल रहा है, सुना होगा आपने, मार्बल का जो रंग है वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि एसिड रेन आकर के गिर रही है उस पर। पॉल्यूटेंट्स जो है SO2, NO2, ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये एसिड कन्वर्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स जो है वो जाकर के ताजमहल इत्यादि जगहों पे गिर रहे हैं, जिससे कि वो पीला पड़ रहा है। देखा होगा आपने, है ना, उसकी चमक जो है वो फीकी पड़ती जा रही है। स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, गैस्ट्रिक एसिड।
हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। आपको पता है HCl जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर और भी चीजें होती हैं, उसमें HCl की भी प्रधानता होती है। वो क्या करता है? जर्म्स को किल करता है, ठीक है ना, और डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन अगर बदहजमी हो रही हो, सही से खाना पच ना रहा हो पेट में, तो एसिड कभी कभी ज्यादा रिलीज हो जाता है पचाने के लिए खाने को। कभी कभी अनटाइमली फूड खाने से भी ये एसिड जो है वो बाहर आने लगता है। कभी कभी हमारी हैबिट्स ऐसी होती है सोने उठने की, खाने पीने की, या उल्टा सीधा खाना, मोमोज की चटनी ही खाए जा रहे हैं भाई साहब, भर भर के पी गए ऐसे मोमोज की चटनी, तो पक्की बात है वो जाके एसिड तो बनाएगी, ठीक है ना भाई। तो इनडाइजेशन जब भी क्रिएट होगा, स्टमक क्या करता है? बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिससे पेन और इरिटेशन कॉज होती है। बोला नहीं जाता, खट्टे डकार आते हैं, सुना होगा आपने, खट्टे डकारों की दिक्कत आने लगती है। बच्चों में नहीं होता, बड़ों में देखने को ज्यादा मिलता है, फिर वो डाइजीन पीते रहते हैं, है ना। पीपल यूज एंटासिड, आगे डाइजीन की बात। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल्टॉय, जिसको माइल्ड बेस भी कहते हैं। ये माइल्ड बेस पिलाते हैं, डॉक्टर बोलता है भाई एसिड आपके बहुत ज्यादा बन रहा है, ये अल्सर पैदा कर देगा, और अल्सर अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बनते हैं तो कैंसर बन जाता है पेट का, ईसोफेगस का या पेट का, क्योंकि वो छलांगे मारता है, जो एसिड आ गया वो छलांगे मारेगा, तो उससे वो अल्सर बन के फिर कैंसर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई मुझे एसिड रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो बोलेगा भाई चाय बंद कर दो, एक ये बंद कर दो, एक पकौड़े बंद कर दो, तला हुआ बंद कर दो, मसालेदार बंद कर दो, बाहर का बंद कर दो, मैदा बंद कर दो, ये सब वो बोलेगा आपको। वो चीजें खाओ जो स्लो डाइजेस्ट होती हैं बॉडी में, क्विक डाइजेस्टिव जो चीजें होंगी वो सब वो बंद करवा देगा आपकी। और आपको रेकमेंड करेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पियो, डाइजीन पियो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पियो, उसके अंदर होता है। अगर आप डाइजीन की शीशी देखी हो आपने कभी, अरे बहुत मशहूर है डाइजीन यार, है ना, उसकी शीशी अगर आपने देखी हो तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो एंटासिड क्या करता है, यानी एंटी एसिड क्या करता है? बेस होता है तो एसिड को मार देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा जितना भी एक्सेस का एसिड है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा भी इसके अंदर काम करता है। बेकिंग सोडा भी ऑब्वियसली एक माइल्ड बेस है, ठीक है। माउथ का पीएच बेटा 5.5 से अगर कम रहेगा, वही कहानी है, अगर न्यूट्रल के आसपास रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एसिडिक स्टेट बनती है मुंह के अंदर तो टूथ डिके होना चालू हो जाता है, दांत जो है वो खराब होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू शुगर या फिर फूड डिग्रेडेशन। देखो होता गया कि आपने खाना खाया, खाना खा के आप सो गए मस्त, ब्रश आपने नहीं किया, तो खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो दांत के गैप में फंसे रहते हैं। अब गुड बैक्टीरिया आएगा, काम तो वो अच्छा कर रहा होगा क्योंकि वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा होगा। जो गुड बैक्टीरिया है माउथ के अंदर हमारे, वो खाने को ब्रेक डाउन करता है, अपना भी खाता है वो, उस प्रोसेस में वो एसिड रिलीज करता है। जब वो एसिड ज्यादा बार बार साल, 1 साल, 2 साल हैबिट में आपके है कि आप रात को ब्रश करके नहीं सोते, सुबह उठ के तो करते होगे भाई भगवान के लिए, लेकिन रात को मान लेते हैं करके नहीं सो रहे अगर आप, और खा के ऐसे बिना कुल्ला करे, बिना मुंह धोए अगर आप ऐसे ही सो जाते हो, तो वो दांतों में फंसा हुआ खाना जो होता है उससे एसिड प्रोड्यूस करता है गुड बैक्टीरिया, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और वो जो एसिड है ना, वो हमारी इनेमल को, जो कैल्शियम फॉस्फेट का पदार्थ होता है, उसे तोड़ना चालू कर देगा। और जब वो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, वो टूटने लगती है तो कैविटी बनने लगती है, छेद होने लगता है, टूथ डिके बनने लगता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक लगाए जाते हैं नेचर में, जानबूझ के उनको बेसिक बनाया जाता है ताकि वो क्या करे, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। सिंपल बात है। कभी भी मधुमक्खी काटती है, हनी बी कभी भी स्टिंग करती है आपको, या चींटी काटती है आपको, लाल चींटी, तो बहुत दर्द होता है भाई, बहुत देर तक से रगड़ते रहते हैं उसको हम, है ना। तो ये जो हम रगड़ते हैं, कारण ये है कि भाई एसिड हमारे स्किन में जा चुका होता है। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बन कंपाउंड अगर आप पढ़ के आए हो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी ये वाली चीज कि फॉर्मिक एसिड ही मिथेनोइक एसिड है, दोनों एक ही बात है। तो फिर क्या करें? तो आपने देखा होगा कोई बोलता चाबी रगड़ ले, चाबी, कड़ा कड़ा रगड़ ले, लोहा लोहा रगड़ ले, लोहा 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 रगड़ ले। वो लोहा रगड़ने का क्या मतलब है? असल में मेटल में बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, मेटल ही बड़ा होके क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, वो बड़े होके क्या बनते हैं, बेस बनते हैं। बात सही है कि नहीं? इसलिए कहते हैं मेटल रगड़ लो, इसलिए कहते हैं मेटल रगड़ लो। लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो माइल्ड बेस से। माइल्ड बेस कौन सा? बेकिंग सोडा की पेस्ट बनाओ और उसके ऊपर लगा दो, तुरंत रिलीफ आना चालू हो जाएगा आपको दर्द में। जो एसिड से दर्द हो रहा है आपको, वो तुरंत रिलीफ हो जाएगा। ऐसे ही नेटल स्टिंगिंग हेयर, हां जी, इसको बोलते हैं जंगली घास, ठीक है ना। इस जंगली घास की सब्जी बनती है उत्तराखंड के अंदर हाँ ठीक है ना। तो वहां पर पहाड़ों में अगर आप जाओगे, हिमाचल के पहाड़ों में, या मेरे को तो एक बार काटी भी है ये नेटल स्टिंग जो थी, वो एक बार मेरे को काट भी गई थी और मुझे पता भी नहीं चला, मैं तो ट्रैक कर रहा था
उस टाइम पर मैं कहां गया हुआ था, मैक्लोडगंज गया हुआ था। तो वहां पे आगे ना भगसुनाग के आगे एक जगह पड़ती है ऊपर जाकर के, उसको बोलते हैं त्रिउंड। अगर आपने नाम सुना हो तो त्रिउंड ट्रैक, मेरे इंस्टा पर फोटोज भी पड़ी है त्रिउंड की। तो मैं बहुत ऊंचा है वो, बहुत ऊंचा। तो चढ़ते 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 पता ही नहीं चला, निक्कर पहन रखी थी हम लोगों ने, निक्कर पहन के चढ़ रहे थे क्योंकि मेहनत का काम होता है भाई ट्रैक चढ़ना। तो हम तो निक्कर पहन रखी थी, ऊपर जैकेट थी नीचे निक्कर थी। सोचो अब तुम देख रहे हो, मतलब भाई का एटीट्यूड देख रहे हो, ऊपर जैकेट में पूरा कवर्ड हूं, नीचे निक्कर पहनी हुई है। तो निक्कर पहन के हम चढ़ रहे, पता नहीं क्या है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि टांग पर कहीं ना कहीं वो लीव्स लग गई होंगी, उस टाइम ध्यान नहीं दिया। आगे चढ़े जा पहले खुजली होनी चालू हुई थोड़ी सी, मैंने खुजाना चालू किया। उसके बाद वो दर्द हो गया भाई, दर्द। और ऐसा चुभन वाला दर्द नहीं होता जो, ऐसा दर्द हो रहा था और बहुत तेज, बहुत तेज। उसके बाद ना मैं ऐसे करके दर्द किसी तरीके से रोक के रखा थोड़ा मैंने तो दर्द हो जाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि नेटल स्टिंगिंग हेयर जो होते हैं, जो नेटल लीव्स होती हैं, उनमें ना चुभने वाले ऐसे पत्ते होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो आपको मिथेनोइक एसिड छोड़ देंगे स्किन के अंदर। तो पेनफुल होगा जब आप उसे टच करोगे। तो हाथ से टच करो तो भाई फिर तो छोड़ ही दो, क्योंकि सिग्नल बहुत जल्दी पहुंचता है हाथ वाला, टांग वाला फिर भी लेट पहुंचता है क्योंकि दूर है ना, ठीक है। तो इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी यह है कि आप उस एरिया को रब करो डॉक प्लांट से। डॉक प्लांट जो है वो नेटल के पीछे ही उगता है। अब मुझे तो पता नहीं था कि नेटल कहां टकराई है। अब मुझे पता होता कि यहां टकराई है तो मैं उसके पीछे ढूंढता डॉक कहां पे है। ये तो मुझे पता था यार, ये तो त्रिउंड तो मैं अभी 4-5 साल पहले गया हूं, पढ़ा तो मैं 10 सालों से रहा हूं केमिस्ट्री पढ़ाना तो मैं 10 सालों से, मुझे पता था कि नेटल के पीछे डॉक उगता है। अब मुझे कहां काटी है नेटल ये थोड़ी ना पता था, वो तो मैं आगे चढ़ता चला आया, बाद में दर्द शुरू हुआ तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ डॉक प्लांट ऑफन ग्रोज बिसाइड्स नेटल, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन। देखो नेचर ही कितना सुंदर है कि जहां पर वो कंटीली झाड़ी लगी हुई है, नेटल लीव्स लगी हुई है, उसके पीछे डॉक प्लांट है। तो डॉक प्लांट की पत्ती उठा के रगड़ लो, वो बेसिक होता है, ठीक है। तो ये पीएच इन एवरीडे लाइफ के सारे एग्जांपल्स थे बेटा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तो आपको आने चाहिए। आओ बढ़ते हैं आगे। टूथ एनेमल बात हुई थी ना, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का एक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, होती कैल्शियम फॉस्फेट ही है वो। दिस केमिकल स्टार्ट्स कोरोडिंग इन द माउथ व्हेन द पीएच इज, कितना जाएगा भाई? देखो माउथ का पीएच 5.5 से कम जाएगा तो, है ना, तो 10, 14, 7 पर नहीं होगा, 5 होगा तो जरूर दिक्कत चालू हो जाएगी, ठीक है। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, याद रखना चाहिए बेटा, ठीक है। आइए सॉल्ट्स के पीएच की बात करते हैं। अब यार सॉल्ट्स के पीएच, सॉल्ट तो सर न्यूट्रल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सॉल्ट न्यूट्रल होता है। डिपेंड करता है कैसा एसिड आकर के कैसे बेस के साथ रिएक्ट किया है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अब सॉल्ट्स की बातें चालू हो चुकी हैं, ठीक है ना, एसिड की बात खत्म, बेस की बात खत्म, सॉल्ट्स की बात शुरू हो रही है, ठीक है। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जब टकराएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। टक्कर ही ऐसी तगड़ी हुई है कि न्यूट्रल सॉल्ट बना। लेकिन अगर दोनों में से एक डोमिनेट करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया वीक बेस के सामने, तो एसिडिक करेक्टर डोमिनेट करेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। और कल को मान लो अगर बेस तगड़ा आ गया, एसिड ऐसी है फुद्दू सा, तो फिर वो सॉल्ट कैसा होगा? वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, समझ गए ना। और फिर बच्चा कहता है सर दोनों ही वीक वीक आ गए, तो बेटा दोनों कमजोर है तो क्या ही कर पाएंगे, कमजोरी में कुछ नहीं होता, नो रिएक्शन, ठीक है। आओ एक बार पढ़ लेते हैं सबको। आपको पता है बेटा एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, पता है ना, बढ़िया। यहां आ जाओ, लिखा है अगर स्ट्रॉन्ग ही एसिड हो और स्ट्रॉन्ग ही बेस हो तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और पानी निकलेगा। पीएच क्या रहेगा? 7 रहेगा, बात सही है। अगर बेटा कमजोर एसिड है H2CO3, ये कौन सा वाला है? कार्बोनिक एसिड, कोका कोला पेप्सी वो वाला है ये। और स्ट्रॉन्ग बेस, बेस तगड़ा है भाई साहब, बेस तगड़ा है तो ये बनता है एक बेसिक सॉल्ट Na2CO3। पीएच आता है 7 से ज्यादा, चेक कर लो, ठीक है ना। पानी तो निकलेगा ही, सॉल्ट और पानी तो बनेंगे। इधर आ जाओ, एसिड आया भाई तगड़ा पर वीक आया बेस, बेस कमजोर है, तो फिर कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, पीएच होगा 7 से कम। बच्चा पूछता सर दोनों ही वीक आ गए तो? वीक ही एसिड आ गया और वीक ही बेटा कमजोरों से कुछ नहीं होता बेटा, कमजोरों के लिए संसार नहीं है, बात समझो, है ना। कटुवाणी बोल रहा हूं भाई, कटुवाणी, कमजोरों के लिए संसार नहीं है। वीक एसिड वीक बेस दोनों के बस की बात नहीं है भाई, तो रिएक्शन ही नहीं होता, बात को समझना। आओ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल वीक के सब दे ही रखे हैं, आप चाहो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके जितने मर्जी सॉल्ट बना सकते हो, कोई एसिडिक बनेगा, कोई बेसिक बनेगा, कोई न्यूट्रल बनेगा, है ना।
आइए चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी करवा देता हूं मैं कि कौन कौन से सॉल्ट्स एसिडिक हैं, कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल है, कैसे पता करेंगे ये। देखो ये है असल में मां बाप खोजो प्रतियोगिता। पापा मम्मी ढूंढने हैं आपने, किनके? इन बच्चों के। ये सब बच्चे हैं बेचारे, देखो ना सब बच्चे हैं, NaCl KNO3 सब सॉल्ट्स हैं बेचारे। यहां देखो ये सब सॉल्ट्स हैं बेचारे, इनके मां बाप खो गए हैं। असल में क्या होता है, मेले में जाएं तो बच्चे खो जाते हैं, है ना। बच्चा खोया पाया, देखा है ना, वो खोया पाया जांच, वो जो इलाका होता है उसमें खोया पाया केंद्र जो होता है, वहां पे बच्चा मिल जाता है। छोटा बच्चा रो रहा है, मम्मी मम्मी मेरी ऐसी दिखती है, पापा मेरे ऐसे दिखते हैं। वहां से अनाउंस होता है कि आपका अगर बच्चा खो गया तो आगे ले जाओ, है ना। अब यहाँ पे क्या, बच्चा नहीं खोया है, माँ बाप खो गए हैं। ये ऐसा मेला है जहां माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अब इनके माँ बाप ढूंढने हैं। कैसे ढूंढोगे, आओ दिखाता हूं मैं सारे नहीं करूंगा भाई, बाकी आपको करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। मैं आपको हिंट दूंगा कैसे कैसे होते हैं। आओ देखो, यहां पर क्या है, NaCl। आप मुझे बताओ Na एक मेटल है कि नहीं? हां। Cl एक नॉन मेटल है कि नहीं? हां। मेटल आया है बेस से, नॉन मेटल आया है एसिड से। आप मुझे बताओ Na का बेस कौन सा होता है? ऐसे करना आपको, समझ गए ना। Na का बेस कौन सा होता है? NaOH। वाह भाई वाह। Cl का एसिड कौन होता है? HCl। मुझे बता बेटा, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? सर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NaOH एक वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग? सर स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेटा ये बता, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आमने सामने आ गए तो क्या करेंगे? सर जी न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। तो दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ऐसे करना है आपने, समझ में आया? सभी के लिए करना, मैं रैंडम कुछ कुछ उठा के कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे इसका कर देता हूं, जिंक सल्फेट का कर देता हूं। ऐसे सबके करने हैं भाई आपने। देखो SO4 कहां से आया होगा? अलग एग्जांपल ले लिया मैंने, SO4। ये SO4 कहां से आया होगा? सर SO4 आया होगा, पक्की बात है, H2SO4 से। क्या बात है बेटा, क्या बात है, पहचान लिया, पहचान लिया। मम्मी पहचानो, मम्मी मम्मी पापा को पहचान लिया, मम्मी को पहचानो भाई। जिंक हाइड्रोक्साइड से आया होगा, ZnOH होल ट्वाइस। क्या बात है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस में सिर्फ 2 गिनने हैं आपको। NH4OH भी गिन सकते हो वैसे आप, ठीक है ना। यहां लिखे हुए हैं देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। वीक बेस में NH4OH कभी कभी स्ट्रॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये मैं बोल रहा हूं विवादित बातें हैं। वैसे NaOH KOH पक्की बात है, NCERT में इससे बाहर नहीं दे रखा कुछ भी, ये आप नोट करके चलना, ठीक है ना। ZnOH कैसा है बेटा? वीक बेस है। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आएगा तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। आया कि नहीं आया? और कौन सा करूं, और कौन सा करूं? ये वाला कर लूं, Na2CO3 कर लूं? चलो ये कर लेते हैं। Na कहां से आया बेटा? Na आया है सर NaOH से। CO3 कहां से आया है सर? ये आया है H2SO नहीं, CO3 से। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यस। H2CO3 एक वीक एसिड है, तो ये एक बेसिक सॉल्ट बनाएगा मेरे बच्चे। क्या बनाएगा? बेसिक सॉल्ट बनाएगा। आया कि नहीं आया? एक और कर देता हूं, K2SO4 कर देते हैं। K कहां से आया होगा? KOH से। SO4 कहां से आया होगा? H2SO4 से। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बोला था ना। NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रल सॉल्ट। बस बाकी आप ट्राई करना, कर लोगे। नीचे टेबल भी दी हुई है यार, मां बाप नीचे हैं, बस आपको ढूंढने हैं कि कौन कहां से आया है। यह प्रतियोगिता आपकी है। अब आप हैं मां बाप खोजो डिपार्टमेंट में, ठीक है ना भाई। तो खोजो, ये बच्चे बेचारे बिना मां बाप के कैसे चलेंगे यार, है ना। इनके मां बाप ढूंढने हैं आपको, और फिर आपको इनका नेचर भी बताना है। मां बाप मिल गए, उन्हीं से नेचर पता चलेगा कि एसिडिक है कि वीक, के न्यूट्रल है कि बेसिक है। आओ जी, कह रहा है एक एक्वस सोल्यूशन है सॉल्ट का जो कि ब्लू लिटमस को, सॉल्ट का सोल्यूशन ब्लू लिटमस को, हां एसिडिक सॉल्ट होगा ना, एसिडिक सॉल्ट होगा ना। कह रहा सॉल्ट कुड बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ, इसके मां बाप कौन होंगे? तो आपको ऐसे मां बाप ढूंढने हैं जो एसिडिक सॉल्ट पैदा करते हैं। हां जी, ऐसे मां बाप जो एसिडिक सॉल्ट पैदा करते हैं। कौन होगा? पक्की बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की औलाद है ये। क्या कहते हो, आया ना? क्या कहते हो, आया ना? एसिडिक सॉल्ट है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की औलाद है। ढूंढो जरा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है भाई, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये तो वीक एसिड है, हटाओ इसको, है ना। अब वीक बेस देखो, ये वीक बेस है क्या? ना जी ना। ये वीक बेस है? ना जी ना, ये वीक बेस है। अब देखो NH4H को वीक में ले आए ना। मैं बोल रहा हूं विवादित चीज है ये, तो इसलिए आपको जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करना। NaOH KOH स्ट्रॉन्ग, बस बाकी छोड़ दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। नहीं मतलब मुझ पे छोड़ दो। इधर आओ, इधर आओ। यू हैव 3 एक्वा सोल्यूशन ABC। अच्छा जी, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है बेटा,
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है बेटा। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनका पीएच लगाओ। अरे यार देख, के कहां से आया होगा? KOH से। NO3 कहां से आया होगा? HNO3 से। देख दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, 7 इसका पीएच आएगा। इस लेवल तक थिंकिंग करनी है आपको, हो पाएगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, कर पाओगे। इधर आ जाओ, NH4Cl NH4OH से आया होगा और Cl आया होगा HCl से। मेरे प्यारे बच्चे बहुत तगड़ा एसिड है और कोई खास बेस नहीं है ये, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। 7 से कम होगा, है ना, लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 pH होगा। इधर आ जाओ, Na2CO3 NaOH और H2CO3, ये एक कमजोर एसिड है यार। सोडा वोडा और एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर ये होता है, ये तगड़ा बेस है भाई, है ना, तगड़ा बेस कमजोर एसिड मिलके बनाएंगे बेसिक सॉल्ट मोर देन 7, मोर देन 7। तो सबसे पहले आया बी, फिर आया ए, फिर आया सी, BAC, डी ऑप्शन सही है। हाँ या ना बोल दो, आया कि नहीं आया? कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ये फिर भी टेबल में ले आया ताकि आप लोग रेफर कर लो कभी कोई दिक्कत आए तो। देखो, सिरके में एसिटिक एसिड मिलता है, संतरे में सिट्रिक एसिड मिलता है, लेमन में सिट्रिक मिलता है, टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, स्पिनिच में भी ऐसा ही है, यहां दिया नहीं हुआ मैं यहां लिख देता हूं स्पिनिच, स्पिनिच में भी ऑक्सैलिक एसिड ही होता है, ठीक है। सार मिल्क, जो खट्टा दूध है या जो दही है, लस्सी वगैरह, उसमें लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। टैमरिंड, इमली में होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है ना। एंड स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड, नेटल स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड, दोनों में फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड एक ही बात है। HCOOH, HCOOH, एसिड प्रेजेंट इन टमेटो। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन, बता दो यार। ऑरेंज में कहां है? ऑरेंज में कहां है? ओए ऑरेंज में सिट्रस नहीं है, ओए कहां गया? ओए चल कोई नहीं, बाद में देखते हैं। सार मिल्क लैक्टिक, एंड स्टिंग मिथेनोइक। तो करेक्ट कौन से हो गए? 2 और 3 करेक्ट हो गए, 2 और 3 करेक्ट है, सी ऑप्शन सही हो गया, बाकी गड़बड़ है। हाँ जी, अब आते हैं बेटा हम लोग कॉमन सॉल्ट्स पर और सॉल्ट्स की प्रिपरेशन पर। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना, बस उसके बाद चैप्टर फिनिश। आओ सुनो, कॉमन सॉल्ट NaCl से शुरू करते हैं, है ना। कह रहा है ये रॉक बेड के डिपॉजिट्स में मिलता है, ठीक। कह रहा है कॉमन सॉल्ट जो है वो रॉ मटेरियल होता है वेरियस केमिकल्स के अंदर, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, बेसिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। देख, सोडा 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 सोडा, सोडियम से आया, सोडियम सोडियम सोडियम, चेक कर ले भाई तेरे सामने। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, सोडा वर्ड जहां दिख गया समझ जा सोडियम है, ठीक है ना। फिर एक ब्लीचिंग पाउडर भी आपको पढ़ना है, वो होता है CaOCl2। पुरानी NCERT रेफर करोगे तो यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ऐसे ही दे रखा है ये, ठीक है ना। लेकिन अब चेंज हो गया बेटा, फॉर्मूला ऐसा ही है, अब क्या बोले, अब NCERT ने लिखा तो लिखा, अब मानने का, ठीक है ना। तो ये अब फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है, OCl के ब्रैकेट में 2 लिखते हो। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने जितने भी सालों में पढ़ाया है वो पुरानी NCERT के हिसाब से हम CaOCl2 ही पढ़ाया करते थे इसको। लेकिन भैया अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया, डाइमर हो गया, डाइमर बोलते हैं इसको। छोड़ दो अब तुम डाइमर वाइमर क्या होता है, सब 11th 12th की बातें हैं। थोड़ा सा मैंने रिसर्च इसके ऊपर करी थी कि ऐसा क्यों हुआ, पर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, फालतू बातें अपने को जरूरत नहीं करने की, ठीक है ना। जो आपके काम की नहीं वो करना ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, काम की बातें करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस। किस काम आता है? NaOH बनाने के काम आता है। NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडा बनाने के। देखो लिखा हुआ है क्लोर एल्कली प्रोसेस, देखो नाम में छुपा हुआ है। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, और एल्कली कौन सी है यहां पर? NaOH ही तो है, NaOH ही तो हमारी एल्कली है। तो ये दोनों प्रोड्यूस होंगे, आप देखना जरा, ये देखो प्रोडक्ट में देखो क्या क्या मिल रहा है। एक NaOH मिल रहा है, एक Cl2 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, है ना। एक गैस और निकलती है H2, एक गैस और निकलती है। इसको याद करने का तरीका देखो कितना इजी है, कितने इजी तरीके से मैं आपको याद करवाता हूं। आपने क्या करना है? आपने बनाना है कास्टिक सोडा, मतलब आपने बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुमको लेना पड़ेगा नमक और लेना पड़ेगा पानी। ये देखो, नमक वाला पानी लिया मतलब ब्राइन सॉल्यूशन लिया। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। जो नमक वाला पानी होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। आपने लेना है ब्राइन सॉल्यूशन और उसमें बिजली पास कर देनी है, खत्म, रिएक्शन हो गया, खत्म हो गया, रिएक्शन हो गया। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। क्या करना?
क्या करना, ब्राइन सोल्यूशन लेना, नमक वाला पानी लेना, मतलब पानी लिया, नमक डाला, बिजली डाल दी उसमें, बिजली पास कर दी, कैथोड एनोड डाल के बिजली पास कर दो, आपका NaOH बन के तैयार, नीचे तैर रहा होगा, ठीक है, नियर कैथोड तैरता है ये, ठीक है ना। Cl2 एनोड पर आती है, और मैंने आपको पहले भी याद करवाई हुई ये चीज, फिर से करवाता हूं, कैथोड में H आता है बेटा, H से H मैच कर लेना, H2 आएगी कैथोड पे, याद रखना, कैथोड हाइड्रोजन, कैथोड हाइड्रोजन, तो एनोड पे क्लोरीन, खत्म, दो ही गैस निकलती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, खत्म, ठीक है ना। ये बना हुआ है सेटअप, इजी सेटअप है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कैथोड एनोड लगा रखे हैं, आप बता सकते हो कैथोड के पास हाइड्रोजन और कैथोड के पास ही NaOH आएगी, ठीक है ना, और क्लोरीन जहां पर आएगी वो एनोड पर आएगी, इस तरफ क्लोरीन आएगी, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज आती है बेटा ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, CaOCl2 के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कुछ नहीं भाई, आपने लेना है स्लेक्ड लाइम, Ca होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस, इसके साथ आपने क्लोरीन का रिएक्शन करवा देना, यानी क्लोरीन पास कर देनी है आपने किसमें, स्लेक्ड लाइम के अंदर। इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइम, आपने बताना है ब्लीचिंग पाउडर विल बी फॉर्म्ड, पानी निकल के अलग हो जाएगा, देखो पानी अलग हो रहा है, खत्म, बहुत इजी। यूजेस देख लो, ब्लीचिंग करने के काम आती है, ब्लीच का मतलब क्या होता है, कलर हटा दो, कलर उड़ा दो, कलर उड़ाने वाला एजेंट है, डीकलराइजेशन एजेंट बोलते हैं, डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइजिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो कलर उड़ा दे। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री, हाँ ये इसके लिए भी काम आता है, जर्म्स को किल भी करता है ये, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर जर्म्स किल करने का काम भी आता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और वो तो मैंने आपको बताया डीकलराइजिंग एजेंट भी है ये, ठीक है। इधर आ जाओ, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की रिएक्शन को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं, ये क्लास 10th की सबसे बड़ी रिएक्शन है, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th की सबसे बड़ी रिएक्शन है, इसमें 4 रिएक्टेंट आते हैं, 2 प्रोडक्ट आते हैं, आपने ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी होगी जीवन में जिसमें 4 रिएक्टेंट हो तो कोई दिखा देना मुझे, कमेंट्स में लिख देना अगर एनसीईआरटी में आपको 4 रिएक्टेंट से ज्यादा कोई मिलता हो, नहीं मिलेगा, रिसर्च है भाई मेरी, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ाता ज्यादा दिखा हूं आपको यूट्यूब पर, इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स जितनी ही मैंने पढ़ाई है, जब ऑनलाइन में नहीं था, ऑफलाइन में, तो जितनी फिजिक्स पढ़ाई उतनी केमिस्ट्री पढ़ाई, उतनी ही बायो पढ़ाई, ठीक है ना। तो आप ढूंढ के दिखा देना अगर 4 रिएक्टेंट वाली कोई और रिएक्शन आपको मिलती हो, तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कौन कौन से 4 रिएक्टेंट है एक बार सुन लो जरा ध्यान से, फिर से नमक वाला पानी लेना है आपने, नमक और पानी, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, आपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देनी है, अब यह कहलाएगा, सुनते जाओ, ये था ब्राइन, ये था ब्राइन, CO2 डालने के बाद ये बन जाएगा कार्बोनेटेड ब्राइन, ऐसे ही बोलते हैं इसको, कार्बोनेटेड ब्राइन, और जब इसमें अमोनिया भी डाल दोगे तो ये हो जाएगा अमोनिएटेड कार्बोनेटेड ठीक है ना, अमोनिएटेड कार्बोनेटेड ब्राइन, अमोनिएटेड कार्बोनेटेड ब्राइन। अब भाई ये वो वाली कहानी नहीं है ना, वो मुत्तु स्वामी अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी अय्यर, वेणुगोपाल चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी अय्यर, वो वैसा ही कुछ चल रहा है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको देख करके, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है, इसको ब्राइन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो कार्बोनेटेड ब्राइन हो गया, NH3 डाल दिया तो अमोनिएटेड कार्बोनेटेड ठीक है ना, ऐसा ही है, तो इजी रिएक्शन है ये, हंसते खेलते याद हो जाएगी, ऐसा ही, ठीक है। बनता क्या है, एक तो आपके काम की चीज बन गई जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, और दूसरा बनता है NH4Cl, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बनेगा, ठीक है। क्या काम करता है ये बेकिंग सोडा, भाई बेकिंग के काम आता है, क्रिस्पी पकोड़ा, भटूरा, पैटी, ब्रेड सबको फुलाने के जो काम, फ्लफी बनाने का जो काम है, वो यही करता है बेकिंग सोडा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है, ठीक है ना, मतलब वो टेस्ट ट्यूब में एसिड होता है, वो टूट के गिर जाती है, और उसके बाद रिएक्शन चालू होता है, CO2 बाहर निकलती है करके और आग को बुझा देती है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। डिले कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जब लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है तो वो दही बनता है, उसमें ये डाल करके उसको रोक दिया जाता है, भाई तू रुक जा, अभी एक बार दूध बिक जाने दे, नहीं तो फिर दही बेचना पड़ जाएगा। भाई दूध वाला सोचो, दूध बेचने निकला बुलेट पे, कई सारे कंटेनर लटका रखे हैं, दुक 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 दुक, ठीक है ना भाई। अब वो आपको दूध देने आया, मान लो दोपहर हो गई,
धूप वूप पड़ी, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन तेज हुआ, वो दूध आया, वो दूध नहीं दही बन गया, ठीक है ना। तो दूध की जगह कहीं दही के पैसे समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए कर्डिंग ना हो जाए मिल्क की, उसको डिले करने में भी बेकिंग सोडा रोल प्ले करता है। कुकिंग को फास्टर करने में भी करता है, CO2 ज्यादा निकालता है, ठीक है ना। और एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करता है, यानी एंटासिड का काम भी करता है। सारे काम यहां पर लिखे हुए हैं बेकिंग सोडा के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खोलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा पहले से चाहिए, यह बात नोट कर लेना, चेक कर लो। अच्छा अभी तो सवाल आया चलो ठीक है, सवाल के बाद देखते हैं, ठीक है ना। या मैं करवा ही देता हूं अभी, सवाल फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। ये आ गया, देखो क्या, अच्छा ये तो बेकिंग पाउडर है, ये रहा वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा शुरू होता है बेकिंग सोडा से, ध्यान से देखो, वॉशिंग सोडा शुरू ही होता है बेकिंग सोडा, क्या है, NaHCO3, इससे। इसको हीट करते हैं, हीट किया, हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगी इसकी, पानी और Na2CO3 अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। हीट किया, तोड़ दिया, डिकंपोज हो गया। NaHCO3 को हीट दिया, तोड़ा, डिकंपोज हो गया। अब इस Na2CO3 को पकड़ो, इसमें 10 पानी डाल दो, 10 पानी, एक मॉलिक्यूल को 10 पानी मिलेंगे, यह बन जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट कभी कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाते हैं, कुछ सॉल्ट्स ऐसा दिखाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सुन लो। एक लैटिस जो होगा सॉल्ट का, वो अपने अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है, रिएक्ट नहीं करता उनके साथ, होल्ड करके रखता है, होल्डिंग पावर है ये। Na2CO3 10 पानी को होल्ड करके रखते हैं, डॉट आगे 10H2O दिख जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, पूरा नाम है इसका, क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 हो गया ना, डेका मतलब होता है 10, डेका शब्द आया है 10 से, 10, और आगे आया हाइड्रेट मतलब पानी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। अब रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पूछा जाता है भाई। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के काम तो आता ही है भाई, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, ये सब धोने वोने के काम तो आता है, वो तो बात अलग है। लेकिन मेन बात यह है कि ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम आता है। जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हमने कहां पढ़ा था, सोप, कार्बन कंपाउंड जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, कैल्शियम मैग्नीशियम के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से वो रिमूव करने के काम भी आता है कौन, वॉशिंग सोडा। इधर आओ, बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। देखो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आप बेकिंग सोडा को डालोगे ना तो आपका खाना कड़वा हो जाएगा। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करते कभी भी पकोड़ा बनाने में, भटूरा बनाने में, पूड़ियां तलने में, वगैरह वगैरह। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करते, बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। क्यों, बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, कोई भी वीक एसिड चलता है, कोई भी वीक एसिड, WA का मतलब क्या, वीक एसिड, कोई भी वीक एसिड चलेगा। तो ये रहा देखो बेकिंग सोडा, इसमें आपने एसिड डाल दिया छोटू सा प्यारा सा, अब ये क्या करेगा, अब ये खेल रचाएगा। आप जैसे इसको पानी दोगे, मतलब ये पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे ये वाटरिश फॉर्म में जाएगा, ये CO2 निकालना चालू कर देगा, बुलबुले बनने चालू हो जाते हैं। आप एक काम करना, आपके किचन में पड़ा होगा बेकिंग पाउडर, घरों में होता है बेकिंग पाउडर जनरली, आप वो थोड़ा सा लेना, उसके अंदर पानी की बूंदे डालना, देखना कैसे फट 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 करके जो बुलबुले हैं CO2 के वो निकलने चालू हो जाएंगे। तो कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, सॉफ्ट और फ्लफी बनती है ना ब्रेड केक वगैरह, वो CO2 के निकलने से। आपने सुना है खमीरा उड़ाना, बोलते हैं आटे का खमीरा उड़ा दिया, उसमें छेद 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 बन जाते हैं, वो थोड़ी सी फूल जाती है ब्रेड, खमीरा उड़ाना, यीस्ट डाल के खमीरा उड़ाते हैं, वो भी सेम कहानी है। CO2 प्रोड्यूस होकर के वो चीज को थोड़ी सी फ्लफी बना देती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ओह सवाल तो पीछे भी रह गए भाई एक दो, आओ ये भी कर लेते हैं सवाल, इजी सवाल है। देखो कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ब्राइन की जब हम करते हैं, नमक वाला पानी, कह रहा है गैस G लिबरेट होती है एट एनोड। भाई एनोड पर कौन सी गैस आएगी, आपको पता है कैथोड पर हाइड्रोजन आती है, तो एनोड पर कौन आएगी, क्लोरीन आएगी, Cl2 आएगी। When this gas is passed through slaked lime, a compound C is formed। हाँ भाई, स्लेक्ड लाइम में अगर आपने क्लोरीन डाल दी, स्लेक्ड लाइम कौन था, CaOH होल ट्वाइस, उसमें क्लोरीन डाल दी, ये बन जाएगा CaOCl का होल ट्वाइस, यानी कौन है ये, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, विच इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। देखो ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है ना जर्म्स मारने में, वही लिखा हुआ है। कह रहा है G और C का फॉर्मूला बताओ, बता दो भाई। ये रहा आपका G, ये रहा आपका G, और ये रहा आपका C। बढ़िया, केमिकल इक्वेशन बता दी, कॉमन नेम
बता दो भाई, कंपाउंड सी का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है। तरीके से बताना सारी चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोराज। कितनी बार आया हुआ देखना जरा सवाल, कितनी बार आया हुआ भाई, और इतना इजी सवाल है, हर बार आता है। क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए बेकिंग पाउडर में जो बेकिंग सोडा होता है वो लिखना है आपको, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा उसका कॉमन नेम है और फॉर्मूला है NaHCO3। क्या बोल रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, कर लिया हमने। राइट इट्स केमिकल नेम, फॉर्मूला लिख दिया हमने। राइट अ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, कैसे बनेगा वो, मैंने आपसे कहा था 4 रिएक्टेंट, ब्राइन, कार्बोनेटेड ब्राइन, अमोनिएटेड कार्बोनेटेड ब्राइन कार्बन डाइऑक्साइड डाला, अमोनिया डाल दिया, बस बन गया NaHCO3। यही आपको चाहिए, ठीक है ना। क्या यूज होता है उसका आपको बताइए। एक क्वेश्चन ये भी है, वॉशिंग सोडा कैसे ऑब्टेन होता है भाई, बेकिंग सोडा से ही ऑब्टेन होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करो, Na2CO3 अलग हो जाएगा, 10 पानी जोड़ोगे बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या काम आता है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का काम आता है, बहुत सिंपल। लास्ट टॉपिक हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीनिंग क्या होता है इसका, इसका मीनिंग होता है वही जो मैंने आपको बताया, अपने लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब अपने इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर होता है, जो खाली जगह होती है, उसमें जाकर के पानी बैठ जाता है। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट में 5 पानी के मॉलिक्यूल होल्ड हो जाते हैं, ये नीले रंग का हो जाता है। Na2CO3 में 10 पानी होल्ड हो जाते हैं, जैसे अभी आपको बताया वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में 2 पानी चले जाते हैं, इसको जिप्सम बोलते हैं। FeSO4 में 7 पानी चले जाते हैं, इसको फेरस सल्फेट यानी ग्रीन कलर का होता है ना। 7 पानी इसके अंदर जाते हैं, याद रखना। CuSO4 में 5 पानी, FeSO4 में 7 पानी, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के अंदर 2 पानी, और सोडियम कार्बोनेट में 10 पानी जाएंगे, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, अगर आप FeSO4.7H2O यानी जो ग्रीन कलर का उसको हीट करते हो तो इसका पानी उड़ जाता है। ये देखो, ये देखो, पानी उड़ गया, हीट किया पानी उड़ गया। और हीट करोगे तो ब्राउन कलर का हो जाएगा ये, और हीट करोगे तो Fe2O3 यानी कि SO सल्फर का भी ऑक्साइड निकल के भाग जाएगा इसमें से, ठीक है ना। FeSO4 बनता है पहले व्हाइट कलर का। सेम कहानी कॉपर सल्फेट के साथ भी है। कॉपर सल्फेट के 5 पानी के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, नीले रंग के, देखे होंगे आपने, बहुत सुंदर लगते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नीले नीले कलर के, चमकदार, बड़े सुंदर लगते हैं। आप उन्हें हीट करोगे पानी उड़ जाएगा, व्हाइट कलर के हो जाएंगे वो। कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर के हो जाएंगे, एकदम बेरंग से हो जाते हैं, बिल्कुल बेरंग दुनिया हो जाती है उनकी, ठीक है ना। अच्छा, पीओपी देखो एक बार, ये लास्ट सॉल्ट है जो आपको पढ़ना है। पीओपी फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पुणे। भाई पेरिस का हमें क्या पता, हमारे लिए तो पुणे है भाई, हम तो इंडिया के लोग हैं, तो इट इज प्लास्टर ऑफ पुणे फॉर अस। नहीं मजाक कर रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही ठीक है। पीओपी, पीओपी कहां से आता है, देखो पीओपी आता है जिप्सम से। जिप्सम जो आपने देखा था अभी, CaSO4 2H2O, उसको हीट करते हैं। ये देखो 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं उसको। पानी का उबाला दिलाना नहीं है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने गर्म करना है, ठीक है, जिप्सम को। ये जो 2 पानी होते हैं ना, इनमें से 1.5 पानी जो है वो उड़ जाएगा, समझे। 2 पानी में से 1.5 पानी चला जाएगा, बचेगा कितना, आधा पानी। अरे 2 में से 1.5 गया तो आधा बचा ना, तो आधे पानी का मॉलिक्यूल जो होगा वो CaSO4 के साथ अटैच हो जाता है, बस इसी को बोलते हैं पीओपी। ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है, बस यहां पे आधा मॉलिक्यूल रहेगा। वैसे देखो आधा मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज नहीं होती, आप इसको इंटू 2 कर दोगे ना, आप इस पूरी रिएक्शन को इंटू 2 कर दोगे ना, तो ये 1 मॉलिक्यूल पानी का हो जाएगा विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4। ये सच बात है। लेकिन हां, एक बैरन रिएक्शन लिखने के लिए, सिर्फ एक बेयर रिएक्शन लिखने के लिए आप ऐसा लिखते हो कि 1.5 मॉलिक्यूल उड़ गया, आधा मॉलिक्यूल रह गया। आधा मॉलिक्यूल रह सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं रह सकता। तो आप इस पूरी इक्वेशन को इंटू 2 करोगे ना, तब सच्चाई समझ में आएगी। इस पूरी इक्वेशन को इंटू 2 करोगे तो आपको अच्छा अच्छा 2 CaSO4 में जो 4 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से 3 पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं और 1 पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, समझ में अगर ऐसे भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पीओपी, पीओपी में पानी डाला तो वो जिप्सम बन गया।
जिप्सम में से पानी उड़ाया तो पीओपी बन गया, पीओपी में पानी डाला जिप्सम बन गया, जिप्सम में से पानी उड़ाया तो पीओपी बन गया। याद रखना उल्टे काम है, ठीक है ना। यूसेज क्या है, पीओपी यूज होता है भाई टॉयज बनाने में। ये देखो ये हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, मूर्तियां बनती हैं, ये डेकोरेशन की आइटम, सबके लिए पीओपी यूज होता है, ठीक है। राइट द नेम केमिकल फॉर्मूला वन ऑफ द यूज ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन व्हेन जिप्सम इज हीट। जिप्सम हीट करेंगे तो भाई पीओपी बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 आधा पानी लिखा हुआ है, देखो हाफ पानी, ठीक है। कहां कहां यूज होता है बताया हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय वाटर क्रिस्टलाइजेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक मॉलिक्यूल सॉल्ट का कुछ पानी के मॉलिक्यूल होल्ड करके रखेगा, वही वाली कहानी है, ठीक है ना। कह रहा राइट द केमिकल फॉर्मूला टू सॉल्ट्स हैविंग वाटर क्रिस्टलाइजेशन, दो ऐसे सॉल्ट बताओ, तो एक वॉशिंग सोडा बता सकते हो, एक जिप्सम बता सकते हो, उनके काम भी बता सकते हो आप, ठीक है जी, बढ़िया। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। जिन बच्चों ने सैंपल पेपर बेटा बाय नहीं किया है, प्लीज जाकर के आप पीडब्ल्यू के सैंपल पेपर चेकआउट कर सकते हो, डिस्काउंट्स कुछ ना कुछ चल रहे होंगे। हमारे द्वारा साइंड की हुई कॉपीज भी अब दी जा रही हैं। जो फर्स्ट 1000 बच्चे होंगे उनको कॉपीज हमारी तरफ से साइन करके मिलेगी। ऋतिक सर साइन कर रहे हैं, समृद्धि मैम साइन कर रही है, मैं साइन कर रहा हूं, इंग्लिश वाले सर, सब लोग साइन कर करके अपनी अपनी कॉपीज भेज रहे हैं, और सभी का यहां पर योगदान है इन सैंपल पेपर्स को बनाने में। आप चाहें तो दूसरे डिवाइस से हो तो इसको एक बार स्कैन कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन खोल करके देखना, आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास भी कुछ यहाँ पे सैंपल पेपर है भाई, ठीक है ना, साइंस का, इंग्लिश का, मैथ्स का नीचे पड़ा है, ठीक है ना। तो ये सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, तो हमारे पास ये रहते हैं, हम इनको यूज भी करते हैं अपने लेक्चर्स को बनाने में, ठीक है ना। आप भी प्रैक्टिस के लिए चाहें तो आप सैंपल पेपर लगा सकते हो, ठीक है ना। जितने भी अपडेट्स होते हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, कुछ भी मुझे जो शेयर करना होता है आप लोग के साथ, इंक्लूडिंग नोट्स, वो यहां पर आपको मिल जाएगा। इसलिए इसको हमेशा एंड तक लगाता हूं, शुरू में नहीं लगाता, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए सीरियस बच्चा, मुझे चाहिए वो बच्चा जो अपने बेनिफिट की सोचता है। तो आप चाहें तो यहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जैसे ही लेक्चर पूरा होगा, अपलोड होगा, आप लोग को इसका नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ बेटा मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। ये था आपका चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप मैंने ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लिया होगा, और ट्राई किया कि इसको जितना कम टाइम में हो सके सारी चीजें कवर कर दूं, सारे के सारे रिएक्शन बता दूं, सारी की सारी एक्टिविटी बता दूं, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको लगा के दिखा दूं अपनी आंखों के सामने। तो ये नोट्स की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो, टेलीग्राम में जाकर के तो आपको मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं हम उस लेक्चर के अंदर जिस लेक्चर की कमेंट सेक्शन में आप डिमांड करोगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।